तुम सब जो रेजिडेंशियल विलाज में सप्लाईज होड़ करके छुपने की सोच रहे हो, तुम सब गलत हो। सिर्फ मुझे जो रीबॉर्न हुआ है पता है कि सरवाइव करने के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी है। मैं अचानक से उठ बैठा, लेकिन सीट बेल्ट ने मुझे वापस सीट पर जोर से खींच लिया। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। मेरा एक हाथ हॉर्न पर था और दूसरे हाथ से मैंने अपने गले को पकड़ रखा था। सीट बेल्ट के कसने का दर्द अभी भी मेरी नसों में महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता था कि ये सिर्फ सीट बेल्ट का दर्द नहीं था, ये उन ज़ॉम्बीज़ का दर्द था जो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। ज़ॉम्बीज़ का काटना इतना रियल कैसे हो सकता है? मैंने स्टीयरिंग व्हील छोड़ा और हॉर्न बजना बंद हो गया। कोई सपना इतना रियल नहीं हो सकता। मैंने टाइम देखा, 20 जून 1:58। मुझे अच्छे से याद था कि मेरे सपने में ज़ॉम्बी आउटब्रेक 27 जून को हुआ था और मुझे 25 सितंबर को काटा गया था। 20 जून से लेकर काटे जाने तक इन 3 महीनों में जो भी हुआ वो मुझे साफ साफ याद था। ऐसा कौन सा सपना होता है जो पूरे 3 महीने का हो और जिसकी एक एक डिटेल इतनी क्लियर हो? मैंने सिर उठाकर देखा। मेरे बगल में वो फैक्ट्री रेनोवेशन प्रोजेक्ट था जिस पर मैं काम कर रहा था। मौसम बहुत गर्म था। अगर वो सपना नहीं था तो 5 मिनट बाद मेरा क्लाइंट, जो कभी मुझे सामने से कॉल नहीं करता, मुझे कॉल करेगा और बताएगा कि प्रोजेक्ट का पेमेंट आ गया है और इतनी गर्मी की वजह से वो मुझे रात में काम करने को कहेगा। तो अब मुझे बस 5 मिनट शांति से वेट करके इसे वेरीफाई करना था। ये मेरी लाइफ के सबसे लंबे 5 मिनट थे। गाड़ी का स्ट्रॉन्ग एसी भी इस वक्त फेल लग रहा था। मेरे बालों और स्किन से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टिपक रही थीं। मेरी टी शर्ट पूरी तरह भीग चुकी थी। मुझे कोई डाउट नहीं था कि अगर सीट वेंटिलेशन काम नहीं कर रहा होता तो मेरी हालत पैंट में पेशाब करने जैसी हो जाती। जैसे ही घड़ी में 2:03 पीएम हुआ, मुझे एक अजीब सा रिलीफ फील हुआ। डैम, मैं खुद को ही डरा रहा था। मैंने अपना पसीना पोंछा और वीडियो स्क्रॉल करने के लिए अपना फोन उठाया। तभी फोन की स्क्रीन फ्लैश हुई। क्लाइंट का कॉल आ गया। मैंने घबराहट में कॉल अटेंड किया। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचने लगा कि अब क्या करना है। चाहे जो हो जाए, मुझे सर्वाइव तो करना ही होगा। क्योंकि मैंने ये सब पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया था। भले ही वो समय कम था, लेकिन मुझे बहुत कुछ समझ आ चुका था। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उन 3 महीनों की मेमोरीज मेरे दिमाग में एकदम क्लियर थी, जो मेरे सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ निकल पड़ा। इस वक्त एक सेफ बेस बनाना मेरा पहला स्टेप था। मेरी वाइफ की आज शिफ्ट बदल गई थी और वो घर पर रेस्ट कर रही थी। जब मैं घर पहुंचा तो वो बेडरूम में द वॉकिंग डेड देख रही थी। क्या टाइमिंग थी! मैंने मन में सोचा, इसे देखने की जरूरत नहीं है। 6 दिन बाद तुम इसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करोगी। मुझे अपनी वाइफ को यह प्रूव करने में 40 मिनट लग गए कि पहला, मैं पागल नहीं हूं और दूसरा, मैं डिवोर्स लेकर अलग नहीं होना चाहता। आखिरकार मेरी वाइफ को लगा कि मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूं। उसने कहा, कौन बेवकूफ ऐसी कहानियां बनाकर मजाक करता है? टीवी सीरियल्स के राइटर्स भी तो कहानियां ही बनाते हैं ना। मैंने कहा, क्या मैं तुम्हें कहानियां सुनाकर बेवकूफ बनाने वाला इंसान लगता हूं? वो बोली, हाँ, तुमने मुझे अपनी बातों में फंसाकर ही तो पटाया था। मैंने कहा, अभी दोपहर के 3:30 हो रहे हैं। 4 बजे तुम्हारी मॉम का कॉल आएगा कि उनके किचन का नल टूट गया है और पानी हर जगह फैल रहा है। वो बोली, बकवास, मेरी मॉम दोपहर में दुकान पर है। मैंने कहा, आज दुकान की पावर कट हो गई है, इसलिए वो घर आ गई हैं। तभी मेरी वाइफ का फोन बजा। ये मेरी मदर इन लॉ का कॉल था। मैंने वाइफ को फोन उठाने का इशारा किया। उसने हिचकिचाते हुए फोन उठाया और मैंने स्पीकर ऑन कर दिया। बेटा, मैं घर आ गई हूँ। दोपहर में दुकान पर। इतना सुनते ही मेरी वाइफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम और यांगवांग रात को खाने पर घर आ जाना। मेरी वाइफ ने हैरान होकर फोन काट दिया और मुझे घूरने लगी। क्या तुम्हें पहले से पता था कि दुकान की लाइट जाने वाली है? मैंने कहा, अभी भी यकीन नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, 30 मिनट बाद तुम्हारी मॉम फिर कॉल करेंगी और बताएंगी कि नल टूट गया है। मैं भी आराम से वेट करूंगा। इस बीच मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया और ज़ीहू खोलकर सर्वाइवल प्लान्स ढूंढने लगा ताकि कुछ आइडियाज मिल सकें। मेरी वाइफ अब बेचैनी से अगले कॉल का वेट करने लगी थी। 4 बजते ही मदर इन लॉ का कॉल एग्जैक्टली टाइम पर आ गया। फोन रखने के बाद मेरी वाइफ मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसने भूत देख लिया हो। तुमने जो भी कहा वो सच था। चलो मान लेते हैं कि वो एक सपना था। तो उस सपने में मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन और मेरा क्या हुआ? तुम्हारी मॉम का क्या हुआ? मैंने गहरी सांस ली और बताया, मेरी मॉम आउटब्रेक वाले दिन ही महजोंग पार्लर में मारी गई। तुम्हारी बहन 14th डे गायब हो गई। तुम्हारे पेरेंट्स घर में 55 डेज तक सर्वाइव कर पाए। तुम घर में छुपी थीं और जब मैं खाना ढूंढने बाहर गया तो मुझे काट लिया गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लेकिन इस बार मैं अपनी फैमिली को पूरी तरह सेफ रखूंगा। इसके बाद हम मदर इन लॉ के घर गए, नल ठीक किया और मैंने अपने पेरेंट्स इन लॉ को भी पूरी सिचुएशन समझाकर कन्विंस कर लिया। अब हम प्लान बना सकते थे कि इस अपोक्लिप्स में कैसे सर्वाइव करना है। मेरी वाइफ ने कहा, सबसे स्ट्रॉन्ग जगह तो पक्का हमारे बैंक का वॉल्ट होगा। दीवारें भी मोटी हैं और 6 तरफ स्टील प्लेट्स लगी हैं। वहां घुसना बहुत मुश्किल है। मेरी वाइफ का दिमाग हमेशा ऐसे ही अजीब आइडियाज सोचता था। मैंने कहा, तुम्हारे वॉल्ट में मजबूती के अलावा कुछ भी नहीं है। वहां पानी तक नहीं है। वहां जाने का मतलब है बस भूखे मरने का वेट करना। मेरे फादर इन लॉ ने कहा, यांग वांग का मतलब है कि ये सब सितंबर के एंड तक भी खत्म नहीं होगा। तुम वहां कितना सामान ले जा पाओगी? मैंने भी एक और पॉइंट मारा, 10th डे ही पानी और बिजली कट जाएगी। तुम्हारे वॉल्ट में तो सांस लेने के लिए हवा भी नहीं बचेगी। तभी मेरी मदर इन लॉ किचन से फ्रूट्स की एक प्लेट लेकर आई और बोली, यांग वांग, तुमने ये सब एक्सपीरियंस किया है।
तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। मैं यांग वैंग हूँ। अब मुझे अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करके एक हफ्ते बाद अपनी फैमिली को जिंदा रखने का प्लान बनाना था। अपोक्लिप्स में सर्वाइव करने के लिए टाइमिंग, लोकेशन और टीम वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी टाइमिंग साफ तौर पर मेरे साइड थी। मेरे पास दूसरों से 7 दिन ज्यादा थे प्रिपेयर करने के लिए, भले ही मैंने आधा दिन वेस्ट कर दिया था। लोकेशन की बात करें तो मैंने दोपहर में आधा घंटा फोरम्स पर 100 से ज्यादा डूम्सडे सर्वाइवल गाइड्स पढ़ने में लगाया था। उनमें से ज्यादातर का प्लान बस घर में छुपकर सर्वाइव करने का था। सोचूं तो ये लॉजिकल भी है। आज के सिटी पीपल फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते। कुछ लोग शायद हाफ मैराथन दौड़ लें, कुछ 60 केजी का स्क्वाट कर लें, लेकिन अपोक्लिप्स में सर्वाइव करने के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं उनमें ये सब बहुत पीछे हैं। इनकी वीकनेसेस बहुत ज्यादा है और स्ट्रेंथ्स बहुत कम। किसी में बाहर जाकर रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती। छुपकर सर्वाइव करने के भी 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक रहने की जगह और दूसरा उसे एक डॉग हाउस की तरह सेफ बनाना। इंटरनेट पर छुपकर रहने के 2 मेन ट्रेंड्स थे, हाई राइज अपार्टमेंट्स और इंडिपेंडेंट विलाज। विला ट्रेंड भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था, कम्युनिटी विलाज और रूरल विलाज। लेकिन चाहे कोई भी ऑप्शन हो, ये सब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं और इनमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। रेजिडेंशियल हाउसेज में छुपने के कुछ बड़े नुकसान हैं। पहला, स्पेस कम होता है और लिमिट से ज्यादा लोग नहीं रह सकते। हाई राइज अपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा 300 स्क्वायर मीटर्स के होते हैं और विलास 500 स्क्वायर मीटर्स के। लॉन्ग टर्म के लिए इनमें सिर्फ 3 से 5 लोग ही रह सकते हैं। सप्लाईज की रिक्वायरमेंट और स्टोरेज स्पेस एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे, सामान रखने की जगह उतनी ही कम पड़ेगी। एक आर्टिकल में तो ये भी लिखा था कि 7 लोग 140 स्क्वायर मीटर्स के घर में 2 साल तक बिना बाहर निकले सर्वाइव कर सकते हैं। क्या बकवास है। दूसरा नुकसान, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी बहुत खराब होती है। मॉडर्न हाउसेस को चलने के लिए पब्लिक फैसिलिटीज की जरूरत होती है। पानी और इलेक्ट्रिसिटी कटने के बाद लाइफ क्वालिटी तेजी से गिरेगी, हालात बहुत बुरे हो जाएंगे और छुपने की जगह भी एक्सपोज हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, हाई राइज बिल्डिंग्स में पानी कटने के बाद टॉयलेट फ्लश करने से ही पता चल जाएगा कि ऊपर कोई रह रहा है और शायद लोगों को यह भी लग जाए कि तुम्हारे पास बहुत सप्लाईज हैं। तीसरा, डिफेंस बहुत वीक होता है। कुछ आर्टिकल्स में बुलेट प्रूफ ग्लास और हाई स्ट्रेंथ सिक्योरिटी डोर्स लगाने की बात कही गई है। क्या तुमने कभी किसी को खिड़की तोड़कर डोर फ्रेम निकालते देखा है? मैंने ये किया है। कुछ बेवकूफ सोचते हैं कि डोर क्लोजर लगाने से फायर डोर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भाई, इसे फायर डोर कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये कितना स्ट्रांग होता है? चौथा, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी खराब होती है। हाई राइज बिल्डिंग्स तो फिर भी ठीक हैं, लेकिन विलाज में एक यार्ड होता है। क्या तुम यार्ड पर ग्लास का कवर लगाने वाले हो? वरना ज़ॉम्बीज दीवार फांद कर आ जाएंगे। और क्या वो ग्लास कवर ज़ॉम्बीज का वेट सह पाएगा? क्या वो किसी के हमले से बच पाएगा? पांचवा, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। स्टोरेज के लिए सिर्फ जगह ही नहीं, बल्कि सामान ले जाने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज और रास्ते भी चाहिए होते हैं। मैंने पढ़ा कि एक राइटर ने 300 बोरी चावल और 300 बोरी आटा खरीदा और उसे 20th फ्लोर पर ले जाने की बात कही। तुम्हारे घर का दरवाजा कितना चौड़ा है? क्या वहां से कोई गाड़ी अंदर जा सकती है? एलिवेटर की वेट लिमिट क्या है? क्या वहां पैलेट्स रखे जा सकते हैं? फ्लोर का लोड बियरिंग कैपेसिटी कितना है? और तुम सामान कितना ऊंचा स्टैक कर सकते हो? 300 बोरी चावल का वजन कितना होता है? एक बार में कितनी बोरी उठाओगे? अगर तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है तो जाके ज़ॉम्बीज को क्यों नहीं मारते? छठा, एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी बहुत लिमिटेड होती है। पानी और पावर कट को हैंडल करने के लिए बहुत से लोग सोलर पावर और वाटर प्यूरिफायर्स की इंपॉर्टेंस तो समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ 10 स्क्वायर मीटर्स के सोलर पैनल्स और 10 डिग्री पावर स्टोरेज खरीदते हैं और सोचते हैं कि वो वाटर प्यूरिफायर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, फैन और दुनिया भर के होम अप्लायंसेस चला लेंगे। क्या दिमाग है? क्या कभी टोटल पावर कंजम्पशन कैलकुलेट किया है? सातवां, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत खराब होता है। हर आर्टिकल ने पैकेजिंग वेस्ट की प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया है, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। किचन वेस्ट और सीवेज का क्या करोगे? नॉर्मल कंडीशन में एक इंसान दिन में 2 kg वेस्ट प्रोड्यूस करता है। 3 से 5 लोगों के परिवार में 6 महीने के अंदर ही घर कचरे से भर जाएगा। मेरी वाइफ और उसके पेरेंट्स मुझे एक अजीब सी हैरानी से देख रहे थे। क्या तुमने ये सब सिर्फ आधे घंटे में सोच लिया? मेरी वाइफ ने पूछा। मैंने मन में सोचा, भाई उस सपने में मैंने 3 महीने तक इस दर्द को झेला है। मैंने अपनी वाइफ को स्माइल करते हुए कहा, मेरे पास एक जगह है और मैंने लोकेशन ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है, लेकिन पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हमारे साथ कौन कौन होगा। मैं और मेरी वाइफ डिंक कपल हैं। उसके पेरेंट्स जिंदा हैं। मेरे फादर की डेथ हो चुकी है और मेरी मदर हम दोनों के साथ रहती है। हमारे घर में एक 3 साल का काला लैब्राडोर डॉग है और मेरे इन-लॉज के पास एक मोटी ऑरेंज कैट है। मेरी वाइफ की एक छोटी बहन भी है जो फिलहाल नेबरिंग प्रोविंस के प्रोविंशियल हॉस्पिटल में डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही है। तो हमारी टीम में 5 इंसान, एक बिल्ली और एक कुत्ता होंगे। मेरे फादर इन लॉ ने पहले अपना बिजनेस शुरू किया था। उन्हें मशीन्स रिपेयर करना आता है, इलेक्ट्रिकल वर्क भी कर लेते हैं। उनके पास B क्लास ड्राइविंग लाइसेंस है और वो भारी गाड़ियां भी चला सकते हैं। मुझे कारपेंट्री, मेसनरी और वेल्डिंग आती है। बेसिक रहने की जगह बनाना भी हम दोनों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी लोग भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम अपना शेल्टर बना लेंगे। मैंने कहा, पहले अपनी बहन को वापस बुलाओ, अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो उसे भी साथ ला सकती है। मेरी वाइफ ने पूछा, तुम आखिर हमें कहाँ छुपाने का प्लान कर रहे हो? मेरा नाम यांग वोंग है। मेरी एक छोटी सी
सी रेनोवेशन कंपनी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस काम से मैं अपने घर का पेट पालता था, एक दिन वही मेरी जान बचाने के काम आएगा और मुझे इसी स्किल का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में अपनी फैमिली को बचाना होगा। 20 जून 6:40 PM डूम्सडे सर्वाइवल टीम की पहली प्लानिंग मीटिंग शुरू हुई। मेरे फादर इन लॉ के लिविंग रूम में सब लोग बैठे थे। मीटिंग में फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी वाइफ और मैं शामिल थे। कुत्ते और बिल्ली को मिलाकर हमने फर्श पर 7 ब्लूप्रिंट्स बिछाए हुए थे। हमने उनके कोनों को दबाने के लिए जूते, वाटर कप्स, यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्ली का भी इस्तेमाल किया था ताकि ब्लूप्रिंट्स सीधे रहें। मेरी वाइफ टैबलेट लेकर मीटिंग के नोट्स बना रही थी। टीवी पर बिल्डिंग के इंटीरियर और एक्सटीरियर की पिक्चर्स स्लाइड हो रही थीं और लैपटॉप पर बिल्डिंग का 3D मॉडल चल रहा था। मैं एक चॉपस्टिक को पॉइंटर की तरह इस्तेमाल करके सबको समझा रहा था। हमारा टारगेट बिल्डिंग, या यूं कहूं कि हमारा फोर्ट्रेस, एक इंटरसेक्शन के साउथ ईस्ट कॉर्नर पर है। इसका कंस्ट्रक्शन 2014 में शुरू हुआ था। इसका स्ट्रक्चर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बना है। इसमें टोटल 5 फ्लोर्स हैं, 2 फायर स्टेयर्स हैं और 2 स्पाइरल स्टेयर्स हैं। हर फ्लोर का एरिया 830 स्क्वायर मीटर्स है और टॉप फ्लोर पर 640 स्क्वायर मीटर्स की छत है जहां जाया जा सकता है। ओरिजिनली इसे कोल्ड स्टोरेज और ऑफिस के लिए डिजाइन किया गया था। इसे बनाते वक्त 2008 के मैसिव अर्थक्वेक से सबक लिया गया था, इसलिए इसकी बिल्डिंग स्ट्रेंथ को खास तौर पर मजबूत किया गया था। इसकी दीवारें और फ्लोर्स नॉर्मल कोल्ड स्टोरेज से 20% ज्यादा मोटे हैं। इसकी वजह से यह बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ और शॉक प्रूफ है और इसका हीट इंसुलेशन और साउंड इंसुलेशन कमाल का है। मैं स्क्रीन पर चॉपस्टिक से पॉइंट करते हुए अपनी फैमिली को सारी डिटेल्स बता रहा था। क्या कोल्ड स्टोरेज का काम पूरा हो गया था? मेरे फादर इन लॉ ने एकदम मेन पॉइंट पकड़ा। अगर वो पूरा हो चुका है तो हमें हीट और साउंड इंसुलेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्लोज्ड कोल्ड स्टोरेज में वेंटिलेशन की वैसी ही प्रॉब्लम होगी जैसी बैंक के वॉल्ट में थी और वहां ओपन फायर का इस्तेमाल करना भी बहुत डेंजरस होगा। मैंने जवाब दिया, नहीं, वो पूरा नहीं हुआ था। 2016 में बिल्डिंग का मेन स्ट्रक्चर और पानी बिजली की फैसिलिटीज पूरी हो गई थीं, लेकिन बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पास होने में 2 साल लग गए क्योंकि असल में वो एक इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था। मैंने इंटीरियर फोटोज निकाली, सही फोटो की तरफ इशारा करते हुए आगे बोला। 2019 में कोल्ड स्टोरेज का काम शुरू हुआ। उन्होंने बेस के लिए 50 mm सीमेंट सैंड, इंसुलेशन के लिए 50 mm एक्सपेंशन बोर्ड, 200 mm सैंडविच स्ट्रक्चर इंसुलेशन लेयर और 30 mm फायर रेजिस्टेंट रॉक वूल लेयर का इस्तेमाल किया। सैंडविच इंसुलेशन लेयर के अंदर कूलिंग सिस्टम के पाइप्स हैं। स्ट्रक्चर करीब 90% कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अमोनिया कूलिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल होने से पहले ही क्राइसिस आ गया। कंपनी बैंकरप्ट हो गई और प्रोजेक्ट रुक गया। तो इसका मतलब वो एक अनफिनिश्ड बिल्डिंग है जिसमें ना पानी है और ना बिजली। मेरी मदर इन लॉ ने भागने की कोशिश कर रही ऑरेंज कैट को पकड़कर जोर से सहलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, पिछले साल एक न्यू एनर्जी फोकलिफ्ट कंपनी ने इन्वेस्ट किया था। उन्हें कोल्ड स्टोरेज का साउंड प्रूफिंग बहुत पसंद आया। वो BYD ब्लेड बैटरीज के लिए स्टैंपिंग इक्विपमेंट बनाते थे जो बहुत शोर करता है, इसलिए उन्होंने कोल्ड स्टोरेज के अनफिनिश्ड हिस्से को मॉडिफाई करके वहां अपने इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट्स लगा दिए। मैंने करंट फोटोज निकालकर उन्हें एक एक करके दिखाया। न्यू एनर्जी कंपनीज को हमेशा ब्लैक टेक्नोलॉजी यूज करने का शौक होता है। इस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर लोडिंग प्लेटफॉर्म है, सेकंड फ्लोर ऑफिस एरिया है और थर्ड फ्लोर के ऊपर कोई खिड़कियां नहीं है, इसलिए उन्होंने थर्ड फ्लोर के ऊपर ईस्ट, वेस्ट और साउथ की दीवारों और छत को पावर जनरेटिंग ग्लास कर्टन वॉल से कवर कर दिया। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो 5th फ्लोर पर रखे एक चार्ज कंट्रोलर के थ्रू 800 वोल्ट्स DC के रूप में स्टेबली आउटपुट होती है। इस बिल्डिंग का एनुअल पावर जनरेशन डिजाइन 300 मेगावाट्स है। जाहिर है रियलिटी में इतना ज्यादा नहीं होता और फ्यूचर में वेदर इतना एक्सट्रीम होने वाला है कि अगर हमें 20% पावर भी मिल जाए तो भगवान का शुक्र होगा। मैंने अपने हाथ फैलाए। 20% पावर कितनी होती है? 60 मेगावाट्स में से ट्रांसमिशन लॉस और स्टेप अप लॉस हटाकर करीब 40,000 यूनिट्स बिजली। अगर इसे और कम भी कर दें तो भी हमारे पास 12,000 यूनिट्स बचेंगी। दिन का 30 यूनिट्स बिजली भी हमारे लिए काफी होगी। मेरे फादर इन लॉ ने कैलकुलेट किया और बोले, अगर ऐसा है तो हमारी असली प्रॉब्लम सिर्फ बिजली को स्टोर करना है, जो इतना मुश्किल नहीं है। बिल्डिंग के सामने उनका एक छोटा सा शोरूम है और वो परसों डिलीवर होने वाला है। 5 कार ब्लेड बैटरी पैक्स हैं और 10 ब्लेड बैटरी मॉड्यूल्स हैं जो टोटल 950 यूनिट्स बिजली स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज तो काफी है पर आउटपुट कितना होगा? मैंने बताया, कार बैटरी पैक्स का आउटपुट 6000 वॉट्स हो सकता है और बैटरी मॉड्यूल्स का 1000 वॉट्स। हम इन्हें ग्रुप्स में यूज कर सकते हैं और बारी बारी से चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। सबने सिर हिलाया और राहत की सांस ली। बिजली का सोर्स मिल गया था, स्टोरेज का तरीका भी मिल गया था। अब बात थी पावर यूसेज की। पूरी बिल्डिंग की डिजाइंड पावर कैपेसिटी 400 किलोवाट्स थी और हर फ्लोर की 100 किलोवाट्स। कहने को तो ये बहुत थी, लेकिन मैंने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, हम बिल्डिंग का प्री इंस्टॉल्ड वायरिंग सिस्टम यूज नहीं कर पाएंगे जिसमें पावर सर्किट्स, लाइटिंग और वीक करंट सिस्टम्स शामिल हैं।
इसकी वजह बहुत सिंपल है, शोर और पुराने इक्विपमेंट्स। मैंने फैक्ट्री के टॉप व्यू वाली फोटो खोली। गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से फोर्ट्रेस का ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन बाउंड्री वॉल के पास एक ओपन एरिया में बने हैं, और क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है, वहाँ यूज होने वाली लाइट्स हाई पावर एक्सप्लोजन प्रूफ लाइट्स हैं। वो ब्राइट तो बहुत हैं, लेकिन बिजली भी बहुत खाती हैं, और उन लाइट्स में खुद का कूलिंग सिस्टम भी लगा है। तो अगर हमने एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम यूज किया तो ट्रांसफार्मर्स और लाइट्स का बहुत शोर होगा और पावर वेस्ट भी होगी। शोर ज़ॉम्बीज और लोगों को अट्रैक्ट करेगा, और अगर इक्विपमेंट खराब हो गया तो हम उसे रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। मेरे फादर इन लॉ ने कुछ सोचा और कहा, अगर हमारे पास बिजली बनाने और स्टोर करने की काफ़ी कैपेसिटी है तो क्यों ना हम अपना खुद का सर्किट बना ले। ग्लास पावर जनरेशन चार्जर्स के थ्रू ब्लेड बैटरी पैक्स को बिजली देगा, और फिर हम बैटरी पैक्स के 6000 वॉट एक्सटर्नल पावर आउटपुट का इस्तेमाल करेंगे। मैंने तुरंत ऐड किया, आपको ये देखना होगा कि क्या हमें टाइमर सर्किट ब्रेकर्स मिल सकते हैं ताकि हम सारी बैटरीज को इक्वली यूज कर सकें। फादर इन लॉ ने सिर हिलाया। मेरी वाइफ ने भी इशारा किया कि उसने ये पॉइंट नोट कर लिया है। बहुत बढ़िया काम। हमारे पास 5 बैटरी पैक्स हैं। हम उन्हें 2+2 कॉम्बिनेशंस में यूज करेंगे और एक को बैकअप के लिए रखेंगे। जब तक हम अपना पावर कंजम्पशन 10 किलोवाट से कम रखेंगे, तब तक पावर सप्लाई सेफ और स्टेबल रहेगी। बिजली की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अगली चीज है पानी। पानी की प्रॉब्लम को 3 हिस्सों में बांटना होगा: पानी लाना, उसे स्टोर करना और सुएज मैनेजमेंट। सबसे पहले पानी लाने और स्टोर करने की बात करते हैं। आउटब्रेक के 10 दिन बाद पानी और बिजली कट जाएंगे। एक बार फिर से प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हुए मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। पानी जाने से लेकर भारी बारिश होने तक 13 डेज का गैप था। 7 डेज की बारिश के बाद 46 डेज तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई। इसका मतलब हमें कम से कम 60 डेज का पानी स्टोर करना होगा। अगर हम अपने घर के करंट वाटर यूसेज के हिसाब से देखें तो हमें 43 टन पानी चाहिए होगा। ये नंबर बहुत पागलपन वाला है। 40 टन वाटर टैंक कितना बड़ा होगा, और मुझे नहीं लगता कि बिल्डिंग का फ्लोर इतना भारी वेट सह पाएगा। सही कहा। इसलिए हमें पानी बचाने, उसे स्मार्टली यूज करने और रिसाइकल करने के सारे तरीके आजमाने होंगे। मेरे फादर इन लॉ ने कहा, तुम दोनों माँ बेटी रात को बैठकर सोचना कि हम घर में पानी कैसे बचा सकते हैं। मेरी वाइफ ने चुपचाप सिर हिला दिया। अच्छा हुआ उन्होंने कहा, अगर मैं कहता तो वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। बिल्डिंग के अंदर 2 5 टन वाटर टैंक्स हैं। उनके प्रोडक्शन के लिए बहुत सारा प्योर वाटर चाहिए होता था, इसलिए वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सिस्टम फर्स्ट फ्लोर पर है। मैं इसके कुछ पार्ट्स निकालकर कोल्ड स्टोरेज एरिया में रख दूंगा ताकि ऐसा लगे कि प्योरिफिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है। मैंने थोड़ा पानी पिया और आगे कहा, कुछ दिन पहले मुझे बिल्डिंग के साउथ में मौजूद फ्लावर बेड में एक पंप वेल मिला। पाइप्स पहले से जमीन के अंदर दबे हुए हैं और पानी का आउटलेट पाइप शाफ्ट में छिपा हुआ है। सेकंड फ्लोर पर एक आउटलेट है। मुझे लगता है कि 50 मीटर का एक छोटा सबमर्सिबल पंप लगाकर हम पानी निकाल सकते हैं। शायद पुरानी कंपनी मशीन्स को ठंडा करने के लिए चोरी छुपे अंडरग्राउंड वाटर निकाल रही थी। मैंने टेस्ट ब्लूप्रिंट निकाला और पाइप्स की लोकेशन मार्क कर दी। मैं फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर पाइप शाफ्ट को पूरी तरह से सील कर दूंगा और पाइप्स को 4th फ्लोर तक एक्सटेंड कर दूंगा। हम उसी वेल वाटर को यूज करेंगे, इसलिए हमें एक अलग वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम चाहिए होगा, और हमें उन दोनों वाटर टैंक्स में यूवी डिसइंफेक्शन लाइट्स भी लगानी होंगी ताकि पानी हमेशा बैक्टीरिया फ्री रहे। सबसे आखिरी चीज है सीवेज मैनेजमेंट, और ये सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक इंसान दिन में 2 kg वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ह्यूमन वेस्ट और नॉर्मल सीवेज को अलग रखना होगा। टॉयलेट के लिए हम आरवी मोबाइल टॉयलेट्स का यूज करेंगे, साथ में डिग्रेडेशन लिक्विड डालेंगे और ब्लैक वाटर टैंक्स को डबल कर देंगे। जब पूरी तरह सेफ लगेगा तब हम उसे मेन सीवेज पाइप में डंप कर देंगे। हम सिर्फ क्लोज्ड पाइप शाफ्ट का यूज करेंगे और दूसरे शाफ्ट को सूखा रखेंगे। मैंने अपने कुत्ते को पैर से थोड़ा खिसकाया क्योंकि उसका पिछला हिस्सा पाइप शाफ्ट के नक्शे पर रखा हुआ था। नॉर्मल सीवेज को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। किचन वेस्ट वाटर में ऑयल होता है, इसलिए हम उसे एक स्टोरेज टैंक में कलेक्ट करेंगे। एक ऑयल वाटर सेपरेटर की मदद से हम ऑयल को फिल्टर कर लेंगे और बाकी बचे पानी को दूसरे सीवेज वाटर के साथ स्टोर कर लेंगे। जब भी बारिश होगी हम चुपके से उस पानी को सिटी के सीवेज नेटवर्क में छोड़ देंगे। मैंने कुत्ते को शांत करने के लिए एक बिस्किट पैक कर दिया। सीवेज मैनेजमेंट का मेन पॉइंट ये है कि सब कुछ छुपकर और शांति से होना चाहिए। इसे पानी बचाने और रिसाइकल करने के साथ जोड़ना होगा ताकि सीवेज कम से कम बने और हमारे एक्सपोज होने का रिस्क भी कम हो जाए। मेरे फादर इन लॉ काफी कॉशियस थे। क्या दोनों सीवेज पाइप्स आपस में कनेक्टेड हैं? नहीं, वो कनेक्टेड नहीं है। यहाँ तक कि सेप्टिक टैंक्स भी 2 अलग अलग हैं। तो जब हम पाइप शाफ्ट को सील करेंगे तो हमें उसे भरने के लिए फोम मटेरियल का यूज करना होगा ताकि गंदे पानी की आवाज शाफ्ट में गूंजे नहीं। ठीक है पापा, आपका पॉइंट बहुत बढ़िया है। मैं सच में उनके दिमाग से इंप्रेस हो गया था। तभी डोरबेल बजी। मेरी मॉम आ गई थी।
उनके हाथ में स्नैक्स थे। उन्हें अंदर आते देख मेरी मदर इन लॉ ने अपना माथा पीटा। हम बातों में इतने मग्न हो गए कि खाना ही भूल गए। चलो जल्दी किचन में चलते हैं। उन्होंने स्टीम ओवन से खाना निकाला और टेबल पर रख दिया। तुम सब लोग आओ, खाना खाते खाते बात करते हैं। मेरी मॉम बहुत कंफ्यूज थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? खाना खाने तक का होश नहीं है? मेरी वाइफ मेरी मॉम को सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। कुछ नहीं, मैंने कहा। गर्मियां आ गई है ना, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सब फैमिली वाले मिलकर कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर चले जाएं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम और तुम्हारे पेरेंट्स मिलकर जगह डिसाइड कर लो। उनके आइडियाज भी सुन लेना। हाँ, अभी जगह डिसाइड नहीं हुई है, आप बस मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरी मॉम ने मेरी वाइफ से कहा, अपनी बहन को भी बुला लेना, हम सब साथ चलेंगे। जी मॉम, मेरी वाइफ ने कहा। मेरी मॉम ने देखा कि खाना लग चुका है, तो उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को हेलो बोला और अपने स्क्वायर डांस के लिए चली गईं। मेरी वाइफ बहुत कंफ्यूज थी। तुमने अपनी मॉम को सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने 50 सालों तक सोसाइटी की सेवा की है। मैं बैठ गया और गरम बन लेकर खाने लगा। तभी सोफा पर रखे मेरे फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया। मेरी वाइफ उछलती हुई गई और फोन उठा लिया। देखो जरा किसने मैसेज किया है। ओह, मैंने बन खाते हुए कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे और किसी दूसरी लड़की के सीक्रेट मैसेजेस पढ़ लूंगी? मैंने पोक बैली का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में रखा और जैसे ही उसे काटा, उसमें से रसदार मीट का जूस निकलकर मेरे मुंह में फैल गया। गाढ़ी सॉस का फ्लेवर तुरंत मेरे पूरे मुंह में भर गया और हल्के गर्म जूस के साथ एक हल्की सी रोस्ट वाली महक भी थी। मैलार्ड रिएक्शन का ये टेस्ट सच में नशा करने वाला था। इस पहली बाइट का मजा लेने के बाद मैंने सुकून से सांस ही ली थी कि मेरी वाइफ जोर से चिल्लाई। मैंने झटके से अपना सिर घुमाया। उसने फोन मेरे चेहरे के एकदम सामने कर दिया था, जिससे मेरी पूरी नजरों के सामने बस स्क्रीन ही थी। एक अननोन नंबर से मैसेज था। मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। सिर्फ फोन का नोटिफिकेशन लाइट जल बुझ रहा था, जो बता रहा था कि वक्त अभी भी चल रहा है। मैं यांग वांग हूँ, एक अकाउंटिंग डिप्लोमा ग्रेजुएट जिसने अपनी लाइफ में कभी अकाउंटेंट का काम नहीं किया। और अब मुझे जिस चीज का अकाउंट मेंटेन करना था, वो मेरी फैमिली की जिंदगी थी, ताकि हम इस अपोकलिप्स में सर्वाइव कर सके। अगर मैं सही कैलकुलेट करूं तो भी जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन अगर मैंने गलत कैलकुलेट किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने अपने मुंह का खाना निगला और काउंटडाउन शुरू किया। 5, 4, 3, 2, 1। फोन की स्क्रीन दोबारा लाइट अप हुई। कॉल आ रहा था, उसी अननोन नंबर से। मेरी वाइफ ने फोन टेबल पर फेंक दिया, मुड़कर मेरे पीछे छुप गई और मेरे कपड़ों को जोर से पकड़ लिया। मैंने कॉल उठाया और स्पीकर ऑन कर दिया। एक साफ लड़की की आवाज सुनाई दी। डर लगा ना? डर गए ना तुम लोग? मैं तो नहीं डरा, लेकिन तुम्हारी बहन की हालत जरूर खराब हो गई है। क्या? ऐसे कैसे? मैंने तो अपनी बहन को वी चैट पर मैसेज करके बता दिया था कि मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया है। जरा चेक करो, कहीं फोन का मोबाइल डेटा या वाईफाई तो बंद नहीं है। अरे हाँ, सच में। चलो मैं बाद में बात करती हूँ, तुम मेरी बहन को मना लेना, मैं उसे कल कॉल करूंगी। बीप की आवाज आई और कॉल कट गया। मैंने अपनी वाइफ के सामने फोन हिलाया। मेरी वाइफ गुस्से से कांप रही थी। ये पागल लड़की, मैंने कहा। तुम कल ड्राइव करके उसे लेने जाओगी। उससे कहना कि वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाए और एक होम फर्स्ट एड किट की लिस्ट तैयार करे और ऐसे 20 सेट्स खरीद कर लाना। ठीक है, लेकिन हम उसे वहां से क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो एक अलग प्रोविंस है, तो वहां किसी को शक नहीं होगा, मैंने अपने दांत पीसते हुए कहा। और ये बच्ची बहुत मजाक करती है, तुम्हें उसे थोड़ा सबक सिखाना होगा। हम सब ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और फिर से लिविंग रूम के फर्श पर बैठकर प्लानिंग करने लगे। मेरे फादर इन लॉ अपना कप हाथ में लेकर धीरे से बोले, सीवेज मैनेजमेंट इतना आसान नहीं है। टॉयलेट वेस्ट तो फिर भी मैनेज हो जाएगा। अगर हम सही अमाउंट में डिग्रेडेशन लिक्विड यूज करें तो रेजिड्यू बहुत कम होगा और हम उसे सेप्टिक टैंक में डाल सकते हैं। उस सेप्टिक टैंक को अच्छे से छुपाना होगा ताकि किसी को पता ना चले कि कोई उसे यूज कर रहा है, और अगले कुछ सालों तक हमें उस सेप्टिक टैंक को साफ करने की टेंशन नहीं लेनी होगी। डिजाइन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से इस सेप्टिक टैंक को साफ करने का साइकिल 12 महीने का है। अगर हर इंसान दिन में 30 लीटर यूज करे तो ये 200 लोगों के लिए काफी है, और हम सिर्फ 6 लोग हैं। इसका मतलब हमें अगले 30 सालों तक इसे साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जल्दी से दिमाग में कैलकुलेट किया। और इन दोनों का क्या? मेरी मदर इन लॉ ने कुत्ते और बिल्ली की तरफ इशारा किया। कुत्ते की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉग टॉयलेट में हम डिग्रेडेशन लिक्विड यूज कर सकते हैं। मैंने अपने पास आ रहे कुत्ते को धीरे से दूर धकेला। लेकिन बिल्ली, थोड़ी प्रॉब्लम है। बिल्ली का वेस्ट डिग्रेड हो सकता है, लेकिन हर तरह की कैट लिटर डिग्रेड नहीं होती। हम सब ने देखा कि बॉस उठी और मटकती हुई अपने लिटर बॉक्स की तरफ गई। मानना पड़ेगा, इस लगभग 20 पाउंड की मोटी बिल्ली में एक बॉस वाला एटीट्यूड था। उसने अपने काम पर नजर गड़ाए इन 2 पैरों वाले इंसानों को तिरछी आंखों से देखा और बड़े ही नखरे से मुंह बनाया। अपना काम खत्म करके वो लिटर बॉक्स से बाहर निकली, खुद को झिटका, सोफा पर छलांग लगाई और मजे से लेट गई। अगर हमें डिग्रेडेबल टैट लिटर मिल जाए तो अच्छा होगा कि हम बॉस को भी साथ
ले चले। मेरी मदर इन लॉ की आवाज में उदासी थी। मैंने बॉस की तरफ देखा। वो मजे से वहां लेटी खुद को चाट रही थी, मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। मैंने अपना सिर घुमाया और दांत पीसते हुए कहा, मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा। अगर हमें सही कैट लिटर मिल गया तो हम इसे साथ ले जाएंगे, लेकिन अगर नहीं मिला तो हमें घर में इसके लिए खाना और पानी छोड़कर इसे इसके हाल पर छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे लगा कि सोफा से मुझे कोई घूर रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पलट कर देखा तो बॉस अभी भी बड़े आराम से अपने पंजे चाट रही थी। सीवेज डिस्चार्ज के बाद अगला सबसे बड़ा मुद्दा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था। मैंने फोरम पर लगभग 100 आर्टिकल्स पढ़े थे, लेकिन किसी ने भी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं बताया था। खासकर जब बहुत से राइटर्स सामान जमा करते हैं तो उन्हें पैकेज्ड फूड, स्नैक्स, बॉटल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स और बैरल वाटर भरने का बहुत शौक है। 30:1 के एक्सपेंशन रेशियो के हिसाब से जिन लोगों ने 150 क्यूबिक मीटर से ज्यादा का स्पेस होर्डिंग के लिए रखा है, 1 साल के अंदर ही उन्हें 3 क्यूबिक मीटर से ज्यादा प्लास्टिक बैग से घिरे जाने हैं, और प्लास्टिक बैग्स कभी भी अच्छे से स्टैक नहीं होते। इसके अलावा पैकेजिंग के अंदर बचा हुआ खाना और जूस सड़ेगा और बदबू मारेगा। उस वक्त शायद ज़ॉम्बीज भी उस कमरे में आकर तुम्हें काटना पसंद नहीं करेंगे। सॉलिड वेस्ट को पूरी तरह से खत्म करना इम्पॉसिबल है। जब हम सामान जमा करते हैं तो पैकेजिंग का वेस्ट होना तो तय है। जैसे जैसे हमारे छुपने का समय बढ़ेगा और सामान खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे सॉलिड वेस्ट भी बढ़ता जाएगा। हम इस कचरे को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते और न ही इसे सीधा बाहर फेंक सकते हैं। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो ये हमारे शेल्टर के एनवायरनमेंट को बर्बाद कर देगा, और अगर बाहर फेंका तो ये न सिर्फ ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करेगा बल्कि बुरे इरादे वाले इंसानों को भी हमारी तरफ खींच लाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला, कचरा कहां से आ रहा है उसे कंट्रोल करना, और दूसरा, उसे हैंडल करना। मैंने अपने हाथ में पकड़ी कोक की बोतल हिलाई और सबको दिखाते हुए बोला, जब हम सामान स्टोर करेंगे तो हमें बॉटल्स, कैंस, बैरल्स और ऐसी कोई भी चीज अवॉइड करनी होगी जो ग्लास, मेटल या सिरामिक की बनी हो। मेरी वाइफ बोली, तो इसका मतलब तुम आगे से कोक नहीं पी पाओगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम 2.5 लीटर के कार्बन डाइऑक्साइड स्टील सिलेंडर्स और कोक सिरप रख लेंगे। इससे हम खुद कोक बना सकते हैं, और ये सिलेंडर्स इमरजेंसी फायर एक्सटिंग्विशर्स और वेपन्स की तरह भी यूज हो सकते हैं। बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे जैसे फूड साइंस के अकाउंटिंग ग्रेजुएट के लिए तो ये बहुत ही सिंपल काम है। और रही बात वेस्ट को हैंडल करने की, तो इसके लिए हमें 2 छोटी मशीन्स लानी होंगी। मैंने एक फोटो खोली। लेफ्ट साइड वाली एक छोटी स्लो स्पीड वर्टिकल सिंगल शाफ्ट श्रेडर है। इसका साइज 60 सेंटीमीटर्स बाय 46 सेंटीमीटर्स बाय 122 सेंटीमीटर्स है। ये 40 सेंटीमीटर से बड़ी चीजों को नहीं तोड़ सकती, लेकिन ये पेपर, प्लास्टिक, थिन मेटल और कपड़ों को क्रश कर सकती है। क्रश होने के बाद वेस्ट का मैक्सिमम साइज सिर्फ 3 mm रह जाता है। मैंने एक सोयाबीन उठाया और दिखाते हुए बोला, राइट साइड में एक ट्विन स्क्रू फ्लैट प्लेट कॉम्पैक्टर है जिसका डाउनवर्ड प्रेशर 28 टन्स है। मोल्ड्स का इस्तेमाल करके हम क्रश्ड वेस्ट को 15 सेंटीमीटर्स बाय 20 सेंटीमीटर्स के ब्लॉक्स में कंप्रेस कर सकते हैं, और इन ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक स्टैक किया जा सकता है। दोनों मशीन्स का मोटर पावर 4.8 किलोवाट है। मैंने ब्लूप्रिंट को अपनी तरफ खींचा और 4th फ्लोर के कॉर्नर की तरफ पॉइंट किया। ये वो जगह है जहां ओनर ने बैग हाउस इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट रिमूवल इक्विपमेंट प्लान किया है। यहाँ कुछ छोटे कमरे हैं जिन्हें ऑफिस या स्टोरेज की तरह यूज किया जा सकता है। हम कंप्रेस्ड ब्लॉक्स को वहां स्टोर करेंगे। हम वहां 15 वॉट के 5-6 यूवी ओजोन ट्यूब्स लगा देंगे। पूरे कमरे में ओजोन भर जाएगा और यूवी रेडिएशन से बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगी। मैंने कैलकुलेट किया, अगर हम 6 लोग हैं तो करीब 0.2 क्यूबिक मीटर सॉलिड वेस्ट बनेगा। इन मशीन्स की मेंटेनेंस कैसी है? ये फुली मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें कोई सर्किट बोर्ड्स नहीं है और ना ही कोई इजीली डैमेज होने वाले पार्ट्स हैं। सब कुछ सॉलिड मेटल का बना है। स्क्रूज भी स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं जो आसानी से खराब नहीं होते। तो हमें मोटर्स का बैकअप रखना होगा। मेरे फादर इन लॉ मशीन्स को बहुत अच्छे से समझते थे। हम 4 सेट्स ऑफ स्लीव्स और फास्टनर्स ले लेंगे। दोनों मशीन्स की मोटर्स इंटरचेंज की जा सकती हैं। पंप्स की मोटर्स भी एक दूसरे का बैकअप का काम कर सकती हैं। इसके अलावा हम इमरजेंसी के लिए 2 एक्स्ट्रा मोटर्स रखेंगे। अगर सॉलिड मेटल्स आपस में टकराएंगे तो क्या बहुत शोर होगा? मैंने कहा, नहीं, मैंने स्लो स्पीड मशीन्स चुनी है। इनमें टाइम जरूर लगेगा लेकिन शोर कम होगा। इनका वर्किंग नॉइज बस 70 to 80 डेसिबल्स के बीच होगा। मेरे फादर इन लॉ संतुष्ट लगे, तो हम लकड़ी का एक शेड बनाकर उस पर साउंड प्रूफिंग कॉटन लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आखिर में बात आती है एग्जॉस्ट की, जो सबसे सिंपल पार्ट है। बिल्डिंग के 3rd और 5th फ्लोर पूरी तरह से फिनिश्ड कोल्ड स्टोरेज है। 4th फ्लोर का कोल्ड स्टोरेज एक कॉर्नर से अनफिनिश्ड है। ये वही जगह है जहां डस्ट रिमूवल इक्विपमेंट्स रखे जाने हैं। 3rd, 4th और 5th फ्लोर से पाइप्स डायरेक्टली यहां कनेक्ट हो सकते हैं, और पाइप्स के अंदर साउंड अब्सॉर्बिंग पैनल्स लगे हैं, इसलिए वेंटिलेशन और साउंड प्रूफिंग की कोई टेंशन नहीं है। पूरे डस्ट रिमूवल सिस्टम का बाहर की तरफ खुलने वाला हिस्सा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट रिमूवल टनल है।
टनल में डस्ट को अब्जॉर्ब करने के लिए डजन्स ऑफ लेयर्स हैं जो मेटल नेट्स की बनी हैं। हालांकि इन्हें नेट कहा जाता है, लेकिन असल में ये ग्रिड प्लेट्स हैं। ये 5 mm थिक मेटल प्लेट्स हैं जिनमें हवा पास होने के लिए छोटे बड़े होल्स बने हैं। इस ग्रिड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, और वैसे भी टनल का डायामीटर सिर्फ 40 सेंटीमीटर्स है। तुम्हें इस जगह के बारे में इतनी डिटेल्स कैसे पता है? मेरी मदर इन लॉ ने वो सवाल पूछा जो सब पूछना चाहते थे, क्योंकि यही वो प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। ओनर ने इस अनफिनिश्ड कोल्ड स्टोरेज को खरीदने के बाद मेरी ही कंपनी को प्रोडक्शन वर्कशॉप और ऑफिस एरिया की डेकोरेशन के लिए सेलेक्ट किया था। अगर हम अपना काम शुरू कर देंगे तो तुम ओनर को क्या जवाब दोगे? उनकी कंपनी में टोटल 13 लोग हैं, 4 लोकल और 9 आउटसाइडर्स। आज रात वो सब डिनर पर जा रहे हैं और उनमें से एक का न्यूक्लिक एसिड टेस्ट पॉजिटिव आएगा। कल से वो सब घर में क्वारंटीन हो जाएंगे जब तक कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू नहीं हो जाता। क्या वो हमें सिक्योरिटी कैमरास में नहीं देखेंगे? बिल्डिंग के अंदर और बाहर कैमरास इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन उनका कंट्रोल अभी तक ओनर को नहीं दिया गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्रियल पार्क के कैमरास का कंट्रोल ओनर के पास है, लेकिन वो ये नहीं देख पाएंगे कि हम बिल्डिंग के अंदर क्या कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक हल्की सी स्माइल दी। ओनर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस के हिसाब से मुझे 70% पेमेंट पहले ही कर चुका है और मुझे अभी अपने सप्लायर्स को पेमेंट नहीं करना है। मेरे हाथ में अभी 3.8 मिलियन की कैश है और मैं सप्लायर से एक और बैच सामान उठा सकता हूँ। चलो ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि हम इस बिल्डिंग का जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तुम इस बिल्डिंग को कैसे यूज करने का प्लान कर रहे हो? इस बिल्डिंग में 5 फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर लोडिंग प्लेटफॉर्म और वाटर प्योरिफिकेशन रूम है। अभी वहां बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का कचरा पड़ा है। हम फर्स्ट फ्लोर को वैसा ही रहने देंगे ताकि ओनर को धोखा दे सके और ऐसा लगे कि ये बिल्डिंग अभी भी अनफिनिश्ड है। सेकंड फ्लोर ऑफिस एरिया और शोरूम है। अभी वहां रॉ मटेरियल्स पड़े हैं और हम उन्हें भी नहीं छुएंगे, इससे भी बिल्डिंग अनफिनिश्ड लगेगी। सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक जाने वाली सीढ़ियों को पहले ही स्टेनलेस स्टील फ्रेम्स और वुडन बोर्ड से ब्लॉक कर दिया गया है। हमें बस कुछ स्टील बार्स वेल्ड करके उसे सीढ़ियों के स्टील फ्रेम के साथ जोड़कर एक सॉलिड पीस बनाना होगा, फिर ज़ॉम्बीज ऊपर नहीं आ पाएंगे। थर्ड फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर का कोल्ड स्टोरेज पूरा बन चुका है, लेकिन हम उसे भी यूज नहीं करेंगे। एक तो ये इंट्रूडर्स को कंफ्यूज करने के काम आएगा, क्योंकि थर्ड से फिफ्थ फ्लोर तक कोई खिड़कियां नहीं है। जब मैं पहली बार वहां गया था तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि मैं कौन से फ्लोर पर हूं। हम स्पेस को इस तरह मॉडिफाई करेंगे कि एक इल्यूजन क्रिएट हो जाए और फोर्थ फ्लोर छुप जाए, और दूसरा, ये फ्लोर्स फोर्थ फ्लोर की आवाज को बाहर जाने से रोकने के लिए साउंड प्रूफिंग लेयर्स का काम करेंगे। फोर्थ फ्लोर हमारा मेन लिविंग एरिया होगा। इसमें लिविंग एरिया और सर्वाइवल एरिया दोनों होंगे। फोर्थ फ्लोर टोटल 830 स्क्वायर मीटर्स का है। डस्ट रिमूवल इक्विपमेंट्स ने 170 स्क्वायर मीटर्स घेरा हुआ है। 200 स्क्वायर मीटर्स हमारा सर्वाइवल एरिया होगा और 460 स्क्वायर मीटर्स हमारा लिविंग एरिया। तुम्हारा मतलब है कि फोर्थ फ्लोर के कोल्ड स्टोरेज के अंदर कोई और स्ट्रक्चर भी है? मेरे फादर इन लॉ सच में कमाल के थे। उन्होंने तुरंत मेन पॉइंट पकड़ लिया। ओनर ने ओरिजिनली थर्ड फ्लोर पर एक लैब बनाने का प्लान किया था जिसे साउंड प्रूफिंग की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने साउंड प्रूफ प्रीफैब पैनल्स यूज किए थे। साउंड प्रूफ प्रीफैब पैनल्स का मतलब है ऐसे मूवेबल घर जिनमें साउंड प्रूफिंग हो। इनकी दीवारें, फ्लोर्स और सीलिंग सब फैक्ट्री में बनते हैं और साइट पर आसानी से असेंबल किए जा सकते हैं। इन प्रीफैब रूम्स में दरवाजे, खिड़कियां, पानी, बिजली और लाइटिंग सब पहले से इंटीग्रेटेड होता है। क्या 200 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में पार्टीशंस हैं? क्या छत लगाने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ेगी? क्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉल जॉइंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं। हम फ्लोर्स और वॉल्स को असेंबल कर सकते हैं और सीलिंग को बिल्ट इन पुलिस की मदद से ऊपर खींचा जा सकता है। मैंने फादर इन लॉ को इंस्टॉलेशन वीडियो दिखाया। इस स्ट्रक्चर के अंदर कई छोटे रूम्स हैं। एक ट्रांजिशन रूम है और 2 छोटे ड्रेसिंग रूम्स हैं जो टोटल 20 स्क्वायर मीटर्स के हैं। इसके अलावा 20 स्क्वायर मीटर्स के 3 और रूम्स हैं। ये रूम्स दोनों तरफ हैं और बीच में एक 120 स्क्वायर मीटर्स का हॉल है। इसका मतलब हमें बेबे के लिए एक और कमरा बनाना होगा? नहीं, हम ट्रांजिशन रूम और ड्रेसिंग रूम की दीवारों को हटा सकते हैं, जिससे 20 स्क्वायर मीटर का एक कमरा बन जाएगा और उन दीवारों का इस्तेमाल करके हॉल में एक टॉयलेट बनाया जा सकता है। और किचन का क्या? मुझे लगता है कि हम फ्यूचर में ट्रेडिशनल चाइनीज फूड नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्टर फ्राइंग से बहुत धुआं और शोर होता है। एयर फ्रायर्स और स्टीम ओवंस हमारे मेन कुकिंग टूल्स होंगे। तो फिर मेरी लाइफ तो बहुत आसान हो जाएगी, मेरी मदर इन लॉ मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन बर्तन धोने की प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। हम सब डिश वॉशर यूज करते हैं और तुम डिस्पोजेबल कंटेनर्स यूज नहीं करने दोगे। मेरी वाइफ हमेशा मेन प्रॉब्लम को पकड़ लेती थी। मजाक कर रहा था। कौन बर्तन धोना चाहता है? डिश वॉशर तो यूज करना ही पड़ेगा। मैं तो भूल ही गया हूं कि बर्तन कैसे धोते हैं। और डिश वॉशर हाथ से धोने के मुकाबले पानी भी बचाता है। भले ही जगह कम हो, लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे। डिश वॉशर तो जरूरी है। मैंने तुरंत कहा, हमारे पास पानी और बिजली दोनों है। हमें बस एक छोटा बूस्टर पंप लगाना होगा ताकि डिश वॉशर में पानी का प्रेशर सही रहे। मुझे सर्किट्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है। आप देखिए कि ब्लेड बैटरी पैक्स के 220 वोल्ट आउटपुट को लिविंग एरिया में कैसे कनेक्ट करना है। हमारे पास 5 बैटरी पैक्स हैं। हम उन्हें 2 के ग्रुप्स में यूज करेंगे और हर हफ्ते बैकअप बैटरी को रिप्लेस करेंगे। इस रोटेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? मेरे फादर इन लॉ ने एक पेन लिया और कैलकुलेट करने लगे। एक 60 एम्पियर पावर कैबिनेट आउटपुट के लिए 3 लेवल एयर स्विचेस चाहिए होंगे।
मैंने काफी देर तक वेट किया। जब मैंने देखा कि फादर इन लॉ अभी भी कैलकुलेट कर रहे हैं और रात के 10 बज चुके हैं, तो मैंने और मेरी वाइफ ने फैसला किया कि हमें अब घर चलना चाहिए। आज का मेन पर्पस सबको एक पेज पर लाना था और बातों ही बातों में हमने इतना कुछ प्लान कर लिया था जो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था। कल मेरी वाइफ को अपनी बहन को लेने जाना था और मुझे सामान खरीदने के लिए फैक्ट्रीज के चक्कर लगाने थे, इसलिए हमें जल्दी सो जाना चाहिए। मेरे इन लॉज का घर 6th फ्लोर पर था। मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया और मैंने सीढ़ियों से नीचे जाने को कहा। क्योंकि फ्यूचर में वैसे भी कोई एलिवेटर्स नहीं होने वाले थे, तो हम सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स की सीढ़ियां सिर्फ इमरजेंसी स्टेयर्स की तरह यूज होती हैं। नॉर्मली क्लीनर्स या मेंटेनेंस वर्कर्स के अलावा वहां से कोई नहीं गुजरता। स्टेयरवेल भी सीढ़ियों के कोने में बना होता है, जहां बाहर की कोई रोशनी नहीं आती। वहां की लाइट भी थोड़ी फ्लिक कर रही थी। माहौल एकदम डरावना सा बन गया था। मैं अपनी वाइफ के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन उसने मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने ऑकवर्ड होकर अपनी नाक खुजलाई। जब हम सेकंड फ्लोर पर पहुंचे तो उसके नीचे कोई खिड़कियां भी नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी सीलिंग लाइट थी जो बार बार झपक रही थी। हमने पहले कभी सीढ़ियों से उतरकर नहीं देखा था। अब जब मैं इसे देख रहा था तो ये बिल्कुल उस कोल्ड स्टोरेज की सीढ़ियों जैसी लग रही थी। मैं खुद को अपनी वाइफ के साथ मजाक करने से नहीं रोक पाया। तभी मेरी नजर नीचे गई। अरे बॉस बाहर कब आ गई? मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बॉस बड़ी शान से मेरे हाथों में कूद पड़ी। रुको, हम ग्राउंड फ्लोर पर जाकर तुम्हें एलिवेटर से वापस ऊपर भेज देंगे। हमने एक मोड़ लिया जो सीढ़ियों का आखिरी हिस्सा था। सामने ग्राउंड फ्लोर का फायर डोर था। पता नहीं किस बेवकूफ ने बिना कुछ सोचे समझे ग्राउंड फ्लोर के दरवाजे को लोहे की ग्रिल लगाकर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। वहां कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया था। मैं आगे बढ़ा और मैंने लोहे की ग्रिल को थपथपाया। ग्रिल से एक जोरदार क्लैंक क्लैंक की आवाज आई। मैं मुड़ा और अपनी वाइफ से कुछ कंप्लेन करने ही वाला था कि तभी एक भयानक और दिल चीरने वाली चीख मेरे कानों में गूंज उठी। वो आवाज इतनी चुभने वाली थी जैसे किसी ने अपनी वोकल कॉर्ड्स को लिमिट तक खींच दिया हो और फिर भी उसमें से आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हो। ये एक ज़ॉम्बी की आवाज थी। एक जोरदार धमाका हुआ और सेफ्टी डोर धड़ाम से नीचे गिर गया। खून से लथपथ और सड़े हुए मांस वाले चेहरे ग्रिल के उस पार से हमें घूर रहे थे और जोर जोर से गुर्रा रहे थे। अनगिनत हाथ ग्रिल के बीच की जगह से हमारी तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। खून और सड़े हुए मांस की बदबू मेरे चेहरे पर आ लगी, जिससे मुझे उल्टी आने लगी। किस्मत से मैंने ठीक उसी वक्त एक कदम पीछे ले लिया था, वरना ज़ॉम्बीज मुझे पकड़ लेते। मैं जल्दी से कुछ सीढ़ियां ऊपर भागा। जब मैंने देखा कि लोहे की ग्रिल ज़ॉम्बीज को रोके हुए है तो मैंने चैन की सांस ली। मैं अपनी वाइफ को खींचने के लिए वापस सीढ़ियों पर गया। जल्दी चलो, हमें मॉम डैड को बताना होगा। मैं अपनी वाइफ का हाथ नहीं पकड़ पाया। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे पीछे इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ज़ॉम्बी चूहे जिनके शरीर पर बाल नाम मात्र के बचे थे, ज़ॉम्बीज के ऊपर से चढ़कर ग्रिल पार करने की कोशिश कर रहे थे। आगे वाले चूहे तो जमीन पर गिरने भी लगे थे। अब हम मारे गए। अपने पिछले सर्वाइवल ट्रायल में मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी, इसलिए मैंने चूहों से बचने का कोई प्लान नहीं बनाया था। हालांकि इन चूहों की स्पीड नॉर्मल चूहों से ज्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन वो ज़ॉम्बीज के ऊपर चढ़कर उस रैट बैरियर को आसानी से पार कर रहे थे। ज़ॉम्बी रैट्स जमीन पर गिर चुके थे और तेजी से सीढ़ियों की तरफ झपट रहे थे। मैं पूरी तरह से डिस्पेयर में डूब गया और बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक म्याऊं की आवाज गूंजी और ज़ॉम्बीज की दहाड़ पल भर में गायब हो गई। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली तो सामने एकदम तेज रोशनी थी। मैं सोफा पर बैठा हुआ था और बॉस न जाने कब से मेरी गोद में लेटी हुई थी। मेरे फादर इन लॉ डाइनिंग टेबल के पास कुछ लिख और ड्रॉ कर रहे थे और मेरी वाइफ मुझे बहुत कंसर्न के साथ देख रही थी। मैंने पूछा, अभी क्या टाइम हो रहा है? वो बोली, 8:30 से थोड़ा ज्यादा। इतनी जल्दी? हाँ, तुमने मेरे डैड को मटेरियल्स कैलकुलेट करने को कहा और फिर तुम सो गए। तुम बस कुछ मिनट्स ही सोए और उठ गए। मैंने बॉस की तरफ देखा। उसने सिर उठाकर मुझे जागते हुए देखा तो एक अंगड़ाई ली, मेरी गोद से उठी और मटकते हुए वहां से चली गई। पता नहीं क्यों मुझे उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सा एटीट्यूड नजर आ रहा था। उधर मेरे फादर इन लॉ ने मटेरियल्स की लिस्ट तैयार कर ली थी। मैंने उसकी फोटो खींची और अपने एक रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाले को भेज दी। मैंने मैसेज छोड़ा कि ऑर्डर डबल कर देना, मैं कल सुबह आकर ले लूंगा। फिर मैंने अपने फादर इन लॉ से बात की। डैड, मैंने थोड़ा सोचा है, सेकंड और थर्ड फ्लोर के बीच सिर्फ फेंस लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर चूहे या कॉकरोच जैसे जानवर ज़ॉम्बी बन गए तो वो इसे नहीं रोक पाएगा। डैड ने पूछा, तो तुमने क्या सोचा है? मेरी वाइफ ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या हम मेरे बैंक वाले बुलेट प्रूफ ग्लास का यूज करके सीढ़ियों को पूरी तरह सील कर दें? मैंने कहा, यह प्रैक्टिकल नहीं है। नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास बनने में ही 5 दिन का टाइम लगता है, और वो भी सिर्फ 10 mm वाले नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास की बात कर रहा हूं। मैंने अपनी वाइफ को ग्लास की डिटेल समझाते हुए कहा, तुम्हारे बैंक काउंटर पर जो 30 mm का मल्टी लेयर ग्लास यूज होता है, उसे बनने में 15 से 20 दिन लग जाएंगे, और ये तो छोड़ ही दो कि बिना किसी लाइसेंस या परमिट के हम उसे खरीद भी पाएंगे या नहीं। और तो और, टेम्पर्ड ग्लास इंस्टॉल करने के लिए एक फ्रेम बनाना पड़ता है। ग्लास का साइज जितना छोटा होगा, फ्रेम उतना ही डेंस बनाना पड़ेगा। फ्रेम के जमीन, दीवारों और सीलिंग के साथ उतने ही ज्यादा कनेक्शंस होंगे, जिससे उसका ओवरऑल वेट भी बहुत बढ़ जाएगा। अगर इंस्टॉलेशन जरा भी गलत हुई तो ग्लास पार्टीशन अपने आप गिर सकता है। इसलिए इंटरनेट पर उन आर्टिकल्स में जो लिखा होता है कि आउटब्रेक से कुछ दिन पहले
पहले ही कस्टम साइज का ग्लास ऑर्डर कर लो, वो सब बकवास है। पुराने ग्लास को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि टेम्परिंग फर्नेस को गर्म और ठंडा होने में ही बहुत टाइम लग जाता है। अगर बाहर से कोई बुरा इंसान आ गया तो वो आराम से ग्लास फ्रेम को तोड़कर अंदर घुस सकता है। इसका तरीका भी बहुत सिंपल है, बस एक हथौड़े की जरूरत होगी और सारा काम तमाम हो जाएगा। इसलिए सीढ़ियों को पूरी तरह ब्लॉक करने का इकलौता तरीका है कि हम सीमेंट डालकर एक सॉलिड ब्लॉक बना दें। पहले ओनर ने सेकंड फ्लोर पर सीमेंट बेस और सेल्फ लेवलिंग का काम दोबारा करने को कहा था, इसलिए वहां पहले से ही बहुत सारा सीमेंट और रेत रखा हुआ है। इन मटेरियल्स को यूज ना करना बस वेस्ट होगा। इंडस्ट्रियल पार्क में पहला ज़ॉम्बी 28 को दिखाई देगा, यानी आउटब्रेक के दूसरे दिन दोपहर को। इसलिए हमारे पास 27 की रात को सीढ़ियों को पूरी तरह सीमेंट से भरने का काफी टाइम होगा। यहाँ तक कि हम पाइप शाफ्ट्स और इलेक्ट्रिकल शाफ्ट्स को भी एक अलग तरीके से सील करेंगे। जिन शाफ्ट्स का हम यूज करेंगे उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ फ्लोर पर ब्लॉक कर देंगे, और जिन शाफ्ट्स का हम यूज नहीं करेंगे उन्हें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर पर ब्लॉक कर देंगे। एलिवेटर भी फोर्थ फ्लोर पर ही है। हम एलिवेटर सर्किट में एक ब्रेकर लगा देंगे ताकि कोई और एलिवेटर यूज ना कर सके। इस तरह बाकी फ्लोर से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर तक आने का हर रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। और हाँ, एलिवेटर कंट्रोल पैनल को भी तोड़ना होगा या फिर कंपनी से एक स्पेयर पार्ट खरीदना होगा। मैंने कहा, डैड मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो हंसते हुए बोले, बेवकूफ़ लड़के, अगर कोई एलिवेटर खोलेगा और उसे 5 बटन्स दिखेंगे तो कौन यकीन करेगा कि बिल्डिंग में सिर्फ 4 फ्लोर्स हैं। मानना पड़ेगा ये बुढ़ा सच में बहुत चालाक है। मैंने चेक किया तो पता चला कि ये एक लोकल कंपनी का एलिवेटर है। मैंने उनके सर्विस सेंटर का नंबर ढूंढा और कॉल किया। मैंने उन्हें बातों बातों में बताया कि मेरी बिल्डिंग में एक फ्लोर ऐसा है जहां मैं नहीं चाहता कि कोई भी बटन दबाकर पहुंच जाए। सामने वाला बंदा बहुत समझदार निकला। उसने कहा, भाई साहब, आपका कोई मसाज पार्लर या क्लब है क्या? मैं समझ गया आपको क्या चाहिए। ये बहुत सिंपल है, हमारे पास इसके लिए रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं। आप उस फ्लोर के बटन की जगह एक कॉल बेल लगा सकते हैं, और उस फ्लोर पर जाने के लिए आपको कॉल बेल को लॉन्ग प्रेस करना होगा या फिर बटन से एक पासवर्ड एंटर करना होगा, तभी एलिवेटर वहां जाएगा। उसने आगे कहा, लेकिन ये इल्लीगल है, इसलिए आपको इसे खुद ले जाकर इंस्टॉल करना होगा। मैंने मन में सोचा, ये तो और भी बढ़िया है, तुम ना ही आओ तो अच्छा है। मैंने तुरंत 2 पैनल्स ऑर्डर कर दिए जो मुझे कल दोपहर तक मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्पेस लेआउट की। स्टोरेज एरिया के लिए बाकी लोगों की तरह जमीन पर कार्डबोर्ड बॉक्सेस रखने के बजाय मैंने पैलेट्स का यूज करने का प्लान बनाया। पैलेट स्टोरेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सामान को मूव करना बहुत आसान होता है। फोक लिफ्ट की मदद से एक ही बार में सारा सामान उठाया जा सकता है। एक 1.5 बाय 1.2 मीटर के प्लास्टिक पैलेट पर 1 टन तक का वजन रखा जा सकता है और उसे 1.6 मीटर्स की हाइट तक स्टैक किया जा सकता है, जो करीब 2.83 क्यूबिक मीटर्स होता है। हमारा 460 स्क्वायर मीटर्स का स्टोरेज एरिया है। चूंकि हमें वहां गाड़ियों के गुजरने के लिए ज्यादा जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम बीच का गैप 1 मीटर तक कम कर सकते हैं। डबल रो सेटअप और फायर सेफ्टी गैप छोड़कर हम वहां 180 पैलेट्स रख सकते हैं। इसमें से 1/4 हिस्से को हम मेन स्टोरेज बना लेंगे और बाकी बची जगह पर सेकंड फ्लोर की लकड़ियों का इस्तेमाल करके हाइड्रोपोनिक बॉक्सेस बना लेंगे। इस तरह हम अपने लिए फ्रेश सब्जियां भी उगा सकेंगे। मैंने अपने सारे टास्क्स के बारे में सोचा और मुझे रियलाइज हुआ कि अब सिर्फ प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना बाकी था। जो भी प्लान किया जा सकता था वो सब हो चुका था। मैंने अपनी वाइफ से बात की और हम घर जाने के लिए तैयार हो गए। बाहर निकलने से पहले मेरी वाइफ अपनी मॉम को कपड़े और जरूरी सामान पैक करने के लिए याद दिला रही थी। मेरी नजरें लगातार बॉस पर टिकी हुई थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अपने पंजे मोड़कर बड़े आराम से लेटी हुई थी। उसे देखते हुए मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा, मॉम, बॉस का सारा सामान अच्छे से पैक कर लेना, हम उसे भी अपने साथ ले चलेंगे। इतना सुनते ही बॉस की पूंछ खुशी से हिलने लगी और उसने अपनी आंखें खोल ली। घर पहुंचकर मैंने सबसे पहले वेबो ओपन किया। मुझे याद था कि मेरे पिछले एक्सपीरियंस में 21 जून को करीब 6:30 बजे यूएस आर्मी का एक F-35 फाइटर जेट जापान में क्रैश हो गया था। पायलट के इजेक्ट होने के बाद वो जेट सीधे जापान के मोंजू न्यूक्लियर रिएक्टर के शील्ड पर जाकर गिरा था। इससे ना सिर्फ बहुत सारे लोग मारे गए थे, बल्कि वहां बहुत ज्यादा रेडिएशन भी फैल गया था। मुझे तो यहाँ तक शक था कि कहीं ज़ॉम्बीज के फैलने की वजह यही तो नहीं है। 6:32 पर वेबो का टॉप सर्च ट्रेंड अचानक से बदल गया और उस पे लिखा था, यूएस मिलिट्री प्लेन क्रैश्ड इन जापान न्यूक्लियर पावर प्लांट। मैंने एक गहरी सांस ली और स्क्रीन बंद कर दी। जो होना है वो तो होकर रहेगा, हमें बस खुद पर भरोसा रखना होगा। मैं यांग वांग हूँ। मैंने फूड साइंस की पढ़ाई की थी, लेकिन किस्मत से डेकोरेशन इंडस्ट्री में घुस गया। लेकिन आज मुझे अपनी फैमिली के खाने का इंतजाम करने के लिए अपनी फूड नॉलेज और कनेक्शंस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने अपनी वाइफ को उठाया। कल रात दोनों बहनों ने फोन पर बात कर ली थी। पूरी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान सुनकर मेरी साली तुरंत राजी हो गई थी। उसने अपनी नाइट शिफ्ट का फायदा उठाकर सारी मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शंस भी पहले ही मेरी वाइफ के फोन पर भेज दिए थे। मेरी मॉम भी उठ गई थी। हम तीनों ने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और अपने अपने काम बांट लिए। मेरा काम था लोकल सप्लाईज का जुगाड़ करना। मेरी वाइफ गाड़ी लेकर अपनी बहन को लेने जाने वाली थी और रास्ते में उसे ई प्रिस्क्रिप्शन से दवाइयां भी खरीदनी थी। और मेरी मॉम हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गई। मैंने अपनी मॉम को इस प्रिपरेशन में क्यों इन्वॉल्व नहीं किया, इसके पीछे मेरी कुछ रीजंस थी। पहली बात, वो 70 साल से ज्यादा की हैं।
मेरे इन-लॉज से कम 10 साल बड़ी, वो वैसे भी ज्यादा काम नहीं कर सकती। दूसरी बात, उन्हें हर जगह घूमने का शौक है और उनके बहुत सारे दोस्त हैं। अगर वो अचानक से इतनी बिजी हो जाएंगी तो उनके दोस्तों को शक हो जाएगा और हमारी सीक्रेट प्लानिंग लीक हो सकती है। तीसरी बात, उन्होंने 50 सालों तक सोसाइटी की सेवा की है। लोगों के प्रति उनकी लॉयल्टी बहुत मजबूत है। अगर उन्हें सच पता चल गया तो पक्का वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने चली जाएंगी। अब उससे कुछ फायदा हो या ना हो, लेकिन हमारा प्रिपरेशन का प्लान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मैंने अपनी वाइफ से कहा, देखो तुम्हारे डैड की डेंजा D9 हमारी BYD टैंक से ज्यादा बड़ी है, चलाने में भी कंफर्टेबल है और इसमें सामान भी ज्यादा आ जाएगा। मैंने डेंजा की बैटरी चेक की है, वो फुल चार्ज है और 320 किलोमीटर तक जा सकती है। तुम इसे सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर ही चलाना। तुम्हारी बहन के वहाँ पेट्रोल पंप पर फ्यूल सस्ता मिलता है। गाड़ी की टैंक फुल करा लेना और 10 लीटर के 4 एक्स्ट्रा कैंस भरकर अपने सामान के नीचे छुपा कर ले आना। और हाँ, जो कुछ भी खाने का मन हो वो सब खरीद लेना। इसके बाद कभी मौका नहीं मिलेगा। मैंने उसे विदा किया। अब मैंने अपने काम निपटाने शुरू किए। सबसे पहले मैं अपना ऑर्डर किया हुआ इलेक्ट्रिकल सामान और एलिवेटर कंट्रोल पैनल लेने गया। एलिवेटर पैनल में मैंने पासवर्ड वेरिफिकेशन और हार्डवेयर परमिशन वाला एक एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम सिलेक्ट किया था। एलिवेटर शॉप का मालिक मुझे बड़ी हैरानी से देख रहा था कि मैंने इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों चुना। उसने चुपके से मुझसे पूछा, भाई तुम्हारा एड्रेस कहाँ है? तुम कौन सा खतरनाक गेम खेल रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखा, अपनी आंखें छोटी की और कहा, भाई ये एक सीक्रेट क्लब है जहां हम तलवारों से लड़ते हैं। क्या तुम भी रात को आना चाहोगे? ये सुनते ही डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। इसके बाद मैं एक ग्रेन एंड ऑयल कंपनी गया जहां से मैंने चावल, आटा और अलग अलग तरह के अनाज ऑर्डर किए। चूंकि अनाज ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक ही सही रहता है, इसलिए मैंने उसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदा। एक इंसान के लिए महीने का 7.5 kg अनाज काफी होता है। मैंने मेन ग्रेन्स और मिक्स्ड ग्रेन्स का रेशियो 9:1 रखा और पूरे 3 साल का रेशन खरीद लिया। कुकिंग ऑयल की बात करें तो हमारी फैमिली को ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं होती। वैसे भी हम सब थोड़े मोटे हैं, तो 3 महीने के लिए 5 लीटर्स के हिसाब से मैंने सोयाबीन ऑयल के 12 कंटेनर्स खरीद ली। खाने में वैरायटी बनी रहे इसलिए मैंने थोड़ा सोयाबीन ऑयल कम कर दिया और उसकी जगह बटर ज्यादा ले लिया। बटर सिर्फ कुकिंग में ही नहीं बल्कि वेस्टर्न डिशेज और डेजर्ट्स बनाने के भी काम आएगा। हमारे घर में आटा कम खाया जाता है, इसलिए 5 kg के 10 पैकेट्स काफी थे। इसके अलावा मैंने 5 पैकेट्स लो ग्लूटेन फ्लोर भी लिया ताकि कभी कभी कुछ अच्छा बन सके। मैंने उन्हें सारा सामान पैलेट्स पर रखकर प्लास्टिक से अच्छी तरह रैप करने को कहा। मैंने थोड़ी समझदारी दिखाते हुए उन्हें ये सारा सामान कल मेरे अपने वेयरहाउस पर डिलीवर करने को कहा। फिर मैंने शेल्फ वाली फैक्ट्री में कॉल किया और उन्हें आज दोपहर तक ही शेल्फ्स भिजवाने को कहा। मैंने उन्हें पैलेट्स का ऑर्डर कम करके 30 कर देने को कहा, क्योंकि ग्रेन कंपनी वालों ने मुझे मुफ्त में पैलेट्स दे दिए थे, वो भी बिना किसी डिपॉजिट के। बस उन्हें वापस करना था। मैंने अपनी गाड़ी का सारा सामान अपने फादर इन लॉ को दिया और उन्हें बिल्डिंग साइट पर छोड़ दिया। वो दोपहर में वहां इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस और सर्किट्स का काम संभालने वाले थे और मैं हाई स्पीड ट्रेन पकड़कर प्रोविंशियल कैपिटल निकल गया। कैपिटल जाने के मेरे 2 मेन रीजंस थे। पहला, मुझे अपने एक दोस्त से कैपिटल के नंबर प्लेट वाली एक 40 फीट लंबी रेफ्रिजरेटेड ट्रक मांगनी थी। इसका यूज मैं अपने वेयरहाउस से सारा सामान कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग में शिफ्ट करने के लिए करने वाला था। इससे किसी को शक नहीं होगा और मैं कह सकूंगा कि सारा सामान कैपिटल भेजा जा रहा है। साथ ही बिना किसी की नजरों में आए मैं सारा सामान चुपचाप कोल्ड स्टोरेज में भी पहुंचा सकता था। दूसरा रीजन ये था कि मुझे कुछ फूड कंपनीज के पास जाना था जिन्हें मैंने ढूंढ निकाला था। ये कंपनीज डिहाइड्रेटेड सब्जियां, सूप पैकेट्स, रेडी टू ईट मील्स और सॉफ्ट कैंस बनाती हैं। सॉफ्ट कैंस असल में एल्यूमिनियम प्लास्टिक बैग्स में पैक किया हुआ कैंड फूड होता है। उनके पास लाइट स्नैक्स, टेरो बॉल्स, बोबा पर्ल्स, मोची, ड्राई टोफू, आइस जेली, मिल्क टी पाउडर और फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स भी थे। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो इस ट्रक का 78 क्यूबिक मीटर्स का फ्रोजन फूड हमारी फैमिली के 3 साल के खाने के लिए काफी होगा। और सबसे मजेदार बात यह थी कि इस ट्रक का कूलिंग सिस्टम निकालकर इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जा सकता था। हम उसे निकालकर स्टोरेज एरिया में एक शेड बनाकर अपना खुद का कोल्ड स्टोरेज बना सकते थे। ये बिल्डिंग के अंदर एक मिनी कोल्ड स्टोरेज बन जाएगा जो रेफ्रिजरेटर का परफेक्ट रिप्लेसमेंट होगा। और वैसे भी हमारे पास इंसुलेशन मटेरियल्स की कोई कमी नहीं थी। शाम तक मैं ट्रक को सामान से फुल करके अपनी कंपनी के वेयरहाउस वापस ले आया। मैंने ट्रक को पार्क किया। मेरे फादर इन लॉ वहां पहले से ही पहुंच चुके थे। हम दोनों ने मिलकर ट्रक के कूलिंग सिस्टम को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया ताकि सामान खराब ना हो। मेरे फादर इन लॉ ने किनारे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अनाज, तेल और शेल्फ सब आ चुके हैं। जब मैं अंदर आ रहा था तो किसी ने मुझसे पूछा कि ये सब क्या है, तो मैंने कह दिया कि तुमने किसी गांव में एक सुपरमार्केट का प्रोजेक्ट लिया है, उसी का सामान आ रहा है। बिल्डिंग का इलेक्ट्रिकल काम भी पूरा हो गया है। मैंने कहा, बहुत बढ़िया। वो जो साउंड प्रूफ प्रीफैब रूम्स के मटेरियल्स थे, मैंने फोक लिफ्ट से उन्हें एलिवेटर में डालकर 4th फ्लोर पर पहुंचा दिया है। मैंने चेक किया, उसके फ्रेम्स को इंस्टॉल करना सच में बहुत आसान है। बस फोक लिफ्ट से बोर्ड को सहारा देना है, होल्स अलाइन करने हैं और स्क्रूज कस देने हैं। लेकिन अकेले होल्स अलाइन करना आपके लिए मुश्किल रहा होगा। डैड ने कहा, वो दोनों लड़कियां
लड़कियां दोपहर में ही वापस आ गई थी। उन्होंने ही मेरी मदद की थी। मैंने हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी? डैड बोले, उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मुझे यहाँ छोड़कर घर वापस जा चुकी हैं। हमने वेयर हाउस बंद किया और हम दोनों एक टैक्सी लेकर हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन गए ताकि मैं अपनी गाड़ी वापस ला सकूं। रास्ते में डैड ने मुझसे पूछा, तुमने अभी तक जो भी प्लान बनाया है वो सब सिर्फ छुपने के लिए है, लेकिन अगर एक दिन ऐसा आया कि हम वहाँ और नहीं छुप पाए तो भागने का क्या प्लान है? मैंने ट्रैफिक लाइट्स को चमकते हुए देखा और कहा, मैंने इसके बारे में भी सोच लिया है। कल मैं आपकी डेंजा D9 और अपनी BYD टैंक को सर्विसिंग के लिए भेज दूंगा। दोनों ही गाड़ियां DM IP मॉडल्स हैं। फुल टैंक और फुल चार्ज के बाद ये आराम से 1200 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है। मेरी BYD टैंक के ऑफ रोड एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक को भी हम फुल कर देंगे। मैंने आज ही अपनी वाइफ को 16 लीटर्स एक्स्ट्रा पेट्रोल लाने को कहा है। इन सब को मिलाकर हमारी रेंज 2500 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी। BYD का सुपर हाइब्रिड सिस्टम अलग अलग मोड्स में काम कर सकता है। इसमें पावर भी ज्यादा है, स्पीड अच्छी है, स्टेबिलिटी है और फ्यूल भी कम पीता है। मेरी टैंक इलेक्ट्रिक मोड पर 240 किलोमीटर से ज्यादा जा सकती है और आपकी डेंजा तो 260 किलोमीटर तक जा सकती है। ये चुपके से ज़ॉम्बीज के बीच से गुजरने के लिए सबसे बेस्ट है। मैं दोनों गाड़ियों में ऑफ रोड बुलेट प्रूफ टायर्स लगवा दूंगा। 27th के बाद हम सीढ़ियों के पास दोनों गाड़ियों पर मेटल नेट्स वेल्ड करना शुरू कर देंगे। नॉर्मली हम गाड़ियों को ग्राउंड फ्लोर के लोडिंग प्लेटफॉर्म के एकदम पीछे पार्क करेंगे। बाहर से हम एक फेक जिप्सम वॉल बना देंगे। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो हम सीधा दीवार तोड़कर गाड़ी भगा ले जाएंगे। डैड ने पूछा, लेकिन हम गाड़ी तक पहुंचेंगे कैसे? मैंने कहा, जब भागने का वक्त आएगा तो हो सकता है कि बाहर ज़ॉम्बीज या दुश्मन लोग हों। जब ये कोल्ड स्टोरेज बन रहा था तो सेफ्टी के लिए उन्होंने एक इमरजेंसी एस्केप रूट बनाया था। वो बस एक मेटल पोल है जिसे पकड़कर हमें नीचे खिसकना होगा। ओनर को वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था तो उसने मुझे उसे कवर करने को कहा था। मुझे बस उस पोल के नीचे कुछ शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल बिछाना होगा। माना कि हमने कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन हम कर लेंगे। डैड ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा, एक बार हम वहां शिफ्ट हो जाए तो सबको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। गाड़ी लेने के बाद हम एग्रीकल्चरल मशीनरी मार्केट गए। DJI के एग्रीकल्चर ड्रोन्स बहुत पावरफुल होते हैं और काफी देर तक उड़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए मैंने उसे खरीदने का प्लान ड्रॉप कर दिया। मैंने क्रेडिट पर एक ड्रोन रेंट कर लिया और एक ड्रोन पायलट भी बुक कर लिया। हमारी बात हो गई है, 27th की सुबह मैं ड्रोन ले लूंगा और वो पायलट 27th की दोपहर को मुझसे मिलेगा। उम्मीद है कि वो टाइम पर आ जाएगा। मुझे उसे भी अपने साथ शेल्टर में पनाह देने में कोई एतराज नहीं था। मैंने टाइम देखा, रात के 8 बज रहे थे। हमने फैसला किया कि अब हम घर नहीं जाएंगे। हमने रास्ते में ही कुछ हल्का फुल्का खाया और वापस कोल्ड स्टोरेज लौट आए। हमने कोल्ड स्टोरेज की छत पर लगी सभी 8 ग्रुप्स की 64 एक्सप्लोजन प्रूफ लाइट्स को ऑन किया। फिर दरवाजा बंद करके बाहर से आवाज सुनी। आवाज बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन एकदम साइलेंस भी नहीं था। हमने आधे घंटे तक अलग अलग तरीके से टेस्ट किया। हमें समझ आ गया कि अगर हम सिर्फ एक ग्रुप की लाइट्स ऑन रखें तो बाहर बिल्कुल आवाज नहीं जाएगी। इसलिए हमने प्लान बनाया कि हम एक्स्ट्रा स्विचेस लगाएंगे और 8-8 लाइट्स के ग्रुप्स को बदलकर 2-2 लाइट्स का ग्रुप बना देंगे। और हमने तुरंत काम शुरू कर दिया। एक स्विच खोलने के बाद हमने देखा कि लाइट्स का कनेक्शन सीरीज में नहीं है, बल्कि न्यूट्रल वायर पैरेलल में कनेक्टेड है। इससे हमारा बहुत सारा काम आसान हो गया। हमने न्यूट्रल वायर्स को अलग किया और सिर्फ 2 वायर्स को जोड़ा। फिर लाइट ऑन करके टेस्ट किया तो सच में कोई आवाज नहीं आ रही थी। दरवाजे के बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, अंदर भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हमने आधे घंटे में सारी लाइट्स को 2-2 के ग्रुप्स में बांट दिया, स्विचेस इंस्टॉल कर दिए और कुछ एक्स्ट्रा वायर्स भी छोड़ दिए। बाद में हम लिविंग एरिया से भी इन लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए स्विचेस लगा देंगे। अगर एपोकलिप्स में इंटरनेट बंद ना होने वाला होता और सर्वर का पंगा ना होता तो मैं पक्का स्मार्ट स्विचेस लगाता। मैंने डैड के बनाए हुए प्री फैब रूम को चेक किया, वो एकदम परफेक्ट था। फिर हम दोनों एक एक फोकलिफ्ट लेकर दोबारा काम पर लग गए। रात के 11:30 बजे तक हमारा प्री फैब रूम पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। कल हम सिलिकॉन और स्ट्रक्चरल ग्लू लगाकर सारे जॉइंट्स को सील कर देंगे। अंदर का बाकी काम 27th के बाद ही होगा। फिर हम दोनों 3rd फ्लोर पर गए सीढ़ियों को ब्लॉक करने का हिसाब लगाने। वो एक ट्रायंगुलर स्पेस था, 1.5 मीटर चौड़ा, 2.4 मीटर ऊंचा और 4.26 मीटर गहरा, यानी टोटल 7.56 क्यूबिक मीटर्स। अगर हम इसे पूरी तरह सीमेंट से भर दें तो इसका वजन करीब 17 टन हो जाएगा, जबकि सीढ़ियों की वेट लिमिट सिर्फ 3.3 टन थी। इसका मतलब सीढ़ियों को पूरी तरह सीमेंट से भरना पॉसिबल नहीं था। हम दोनों काफी देर तक वहीं बैठकर सोचते रहे। आखिर में हमें समझ आ गया कि सीढ़ियों को तोड़ना ही इकलौता रास्ता है। मैंने कुछ सोचा और कहा, डैड, इन सीढ़ियों को काटना या तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। इसमें बहुत शोर होगा और हंगामा भी मचेगा। हमें कोई और तरीका सोचना होगा। डैड बोले, ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनी है। अगर हम इसे काट या तोड़ नहीं सकते तो इसे उड़ाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। माइनिंग एक्सप्लोजिव्स आजकल बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल किए जाते हैं, वो मिलना मुश्किल है। मैंने कहा, अमोनियम नाइट्रेट बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम उसे खुद घर पर बना सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट एक रेस्ट्रिक्टेड एक्सप्लोजिव मटेरियल है। डैड ने हैरानी से पूछा, तुम तो आर्ट्स के स्टूडेंट थे ना, और मुझे याद है तुम्हारी केमिस्ट्री भी बहुत खराब थी। मैंने हंसते हुए कहा, ये सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता।
हमने प्लान फाइनल कर लिया कि 27th की रात को हम फायर डोर्स को सीमेंट से ब्लॉक कर देंगे और सीढ़ियों पर एक्सप्लोजिव्स लगा देंगे और 28th की सुबह हम सीढ़ियों को बम से उड़ा देंगे। उसके बाद हम दोनों वापस सिटी आ गए और एक बढ़िया सा बाथ लिया। आखिरकार कुछ दिनों बाद हमें सुकून से नहाने और स्टीम लेने का मौका कहाँ मिलने वाला था। एकदम फ्रेश होकर हम दोनों मीट स्क्यूअर्स खाते हुए प्लान करने लगे कि घर के कौन कौन से अप्लायंसेस हमें कोल्ड स्टोरेज ले जाने हैं। डिश वॉशर, स्टीम ओवन, एयर फ्रायर, वाटर प्यूरिफायर, इलेक्ट्रिक केटल, राइस कुकर, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, ऑयल हीटर, रूम हीटर, रेफ्रिजरेटर और टीवी तो ले जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन कुछ चीज़ों को हम डायरेक्ट नहीं ले जा सकते थे, जैसे टीवी के स्पीकर्स की वायरिंग काटनी पड़ेगी और उसे देखते वक्त हम सबको बोन कंडक्शन हेडफोन्स पहनने होंगे ताकि बिल्कुल भी शोर ना हो। इलेक्ट्रिक हॉट पॉट और माइक्रोवेव को लेकर हमारे बीच थोड़ी बहस हुई। डैड का मानना था कि इलेक्ट्रिक हॉट पॉट बहुत बिजली खाता है और फ्यूचर में हॉट पॉट खाने का मौका वैसे भी कम मिलेगा। उनका कहना था कि माइक्रोवेव खाना जल्दी गर्म करेगा और बिजली भी बचाएगा। लेकिन मेरा मानना था कि माइक्रोवेव ऑन करते ही बहुत पावर खींचता है, उसमें शोर भी ज्यादा होता है और वो सेफ भी नहीं है। एसी को लेकर हम दोनों बहुत कंफ्यूज थे। कंफर्ट के हिसाब से एसी बहुत बढ़िया था, लेकिन उसकी बिजली की खपत और शोर हमें परेशान कर रहा था। हमने फुट मसाजर और ऑटोमेटिक माहेजोंग मशीन को तुरंत कैंसिल कर दिया, लेकिन हम एक वुडन टब और नॉर्मल माहेजोंग सेट साथ ले जाने वाले थे। बेशक माहेजोंग टेबल पर हम स्पंज और सिलिकॉन शीट्स चिपका देंगे, लेकिन पहले की तरह शोर मचाकर खेलने का मजा अब नहीं मिलेगा। मसाज गन्स और बाकी मसाजर्स हर इंसान अपने लिए दो रख सकता था। स्पीकर्स ले जाना पूरी तरह से बैन था। सिर्फ स्पीकर्स ही नहीं, कोई भी आसानी से टूटने वाली चीज हम साथ नहीं ले जा सकते थे। हमारे घर के सारे बर्तन अब सिर्फ मेटल के होंगे। रोबोट वैक्यूम क्लीनर और स्मार्ट टॉयलेट सीट्स को भी हमने छोड़ दिया, क्योंकि वहां उनका कोई काम नहीं था। कोल्ड स्टोरेज की हवा एकदम साफ और सूखी होती है, वहां कोई धूल नहीं होती और हम नॉर्मल टॉयलेट्स की जगह आरवी वाले मोबाइल टॉयलेट्स यूज करने वाले थे। सब कुछ फाइनल होने के बाद मैंने टोटल पावर कंजम्पशन कैलकुलेट किया। जब तक सारे अप्लायंसेज एक साथ पूरी पावर पर नहीं चलेंगे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आखिरकार हमारे पास 2 ब्लेड बैटरी पैक्स के अलावा 10 बैटरी मॉड्यूल्स भी हैं जो पीक लोड को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अपने फादर इन लॉ को घर छोड़ने के बाद जब मैं घर लौटा तो रात के 2 बज चुके थे। मैंने दिमाग में सब कुछ कैलकुलेट किया। हमारा प्लान एकदम सही ट्रैक पर था, बल्कि हम एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा आगे ही चल रहे थे। लेकिन फिर भी हमें अपने काम और जल्दी खत्म करने होंगे ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम के लिए टाइम बच सके। मुझे याद है किसी ने कहा था कि फ्यूचर में साफ हवा भी प्योर वाटर की तरह बिकेगी, क्योंकि साफ हवा एक बहुत बड़ा लग्जरी बन जाएगी। आज मुझे लग रहा है कि वो बात एकदम सच थी। ये गर्म और सूखी हवा जैसे शरीर का सारा पानी खींच रही थी और हवा में सड़े हुए मांस की इतनी भयानक बदबू थी कि मेरी उल्टी करने की फीलिंग कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं छत की मुंडेर से नीचे झुका और मैंने जोर से उल्टी कर दी। मेरी उल्टी सीधा नीचे खड़े एक ज़ॉम्बी के सिर पर जा गिरी। उस ज़ॉम्बी को मेरी इस हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मेरी उल्टी में जो इंसान की महक थी उसने उसका ध्यान खींच लिया था। मैंने ध्यान से नीचे देखा। ऐसा लग रहा था कि ज़ॉम्बी बनने के बाद चूहों की स्पीड और मूवमेंट भी काफी कम हो गई थी। उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो दीवारों पर चढ़कर ग्लास वॉल्स के ब्रैकेट्स तक पहुंच सके। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कीड़े मकोड़ों पर ज़ॉम्बी वायरस का कोई असर नहीं हो रहा था। कम से कम मक्खियां और मच्छर तो एकदम नॉर्मली उड़ रहे थे। मैं सोच ही रहा था कि अचानक मुझे अपने हाथ पर एक मच्छर के काटने का एहसास हुआ। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे थप्पड़ मारकर मार दिया और वापस नीचे देखने लगा। मेरे हाथ पर हल्की सी खुजली हो रही थी। मैंने उसे खुजाया तो मुझे कुछ गीला गीला सा लगा। मैंने अपना हाथ नीचे करके देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे हाथ की स्किन और मांस बुरी तरह से फट चुके थे। अंदर का मांस पूरा काला पड़ चुका था और वो कालापन तेजी से मेरी स्किन पर फैल रहा था। मेरी पूरी बांस सुन्न होती जा रही थी और मैं उसे हिला भी नहीं पा रहा था। मैं डर के मारे कांपने लगा। तभी मैंने देखा कि मेरी वाइफ छत पर आ रही है और वो मच्छर जो मेरे आसपास मंडरा रहा था वो सीधा उसकी तरफ उड़ने लगा। डैम इट, तुम ऊपर क्यों आई? मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, मेरे पास मत आना, यहाँ मच्छर है। मैं आगे बढ़कर छत का दरवाजा लॉक करने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल मेरे कंट्रोल में नहीं था। मैं अपनी आंखों के सामने उसे उस मच्छर के पास जाते देख रहा था। मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। तभी सब कुछ गोल गोल घूमने लगा और अगले ही पल मेरी आंखें खुली तो मैं अपने बेडरूम की सीलिंग देख रहा था। मैं यान ग्वांग हूँ। आज 22 जून है। मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि मैंने छुपने के लिए गलत जगह चुन ली है। क्या अब जगह बदलने का टाइम बचा है? टॉयलेट सीट पर बैठकर मैं अपने सपने की हर एक डिटेल को याद करने की कोशिश करने लगा। पहला, सपने में मैंने साफ देखा था कि कोल्ड स्टोरेज के नीचे सिर्फ एक ज़ॉम्बी था। इसका मतलब था कि उस बिल्डिंग ने ना तो किसी सर्वाइवर को अट्रैक्ट किया था और ना ही वहां ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींचने वाली कोई चीज थी। दूसरा, मैंने ज़ॉम्बी चूहों को पहली बार नहीं देखा था, बस पिछली बार मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया था। अब अगर मैं सोचूं तो ज़ॉम्बी चूहों की स्पीड और कूदने की ताकत बहुत कम हो चुकी थी। इसका मतलब ज़ॉम्बी वायरस बॉडी की मूवमेंट पर बहुत बुरा असर डालता है। तीसरा, मच्छर एकदम नॉर्मली उड़ रहे थे। इसका मतलब ज़ॉम्बी वायरस का कीड़े मकोड़ों पर कोई असर नहीं होता, लेकिन खून पीने वाले मच्छर यकीनन उस वायरस को फैला सकते हैं। चौथा, हमारे कोल्ड स्टोरेज में कीड़ों से बचने का जो भी इंतजाम था वो ना के बराबर था, इसलिए मच्छरों और कीड़ों से बचने का एक सॉलिड प्लान बनाना बहुत जरूरी हो गया था।
मैंने अपना फ़ोन उठाया और अपने कॉलेज सीनियर को कॉल किया ताकि मैं उससे किसी बिल्डिंग को चूहों और कीड़े मकोड़ों से बचाने के डिज़ाइन के बारे में पूछ सकूं। सीनियर ने मुझे सीधा एक लोकेशन भेज दी और मुझे अपनी फैक्ट्री विजिट करने के लिए बुलाया। मैंने टाइम कैलकुलेट किया, वहाँ जाने का टाइम था और वो जगह ज़्यादा दूर भी नहीं थी। प्रैक्टिकल तौर पर सब कुछ देखना अच्छा रहेगा, इसलिए मैं अपनी वाइफ को लेने इन लॉज के घर गया ताकि हम साथ जा सके। जब हम फैक्ट्री पहुंचे तो गाड़ी में हम 3 लोग थे। मेरी साली भी जबरदस्ती हमारे साथ चिपक कर आ गई थी। मेरे सीनियर की ये फैक्ट्री एक चॉकलेट फैक्ट्री थी जहां प्योर चॉकलेट बनती थी। ककाओ बीन्स को फर्मेंट करने से लेकर रोस्ट करने, पीसने, मिक्सिंग करने और पैकिंग तक का सारा काम यहीं होता था। सीनियर ने हमें पूरी फैक्ट्री बड़े आराम से घुमाई। हालांकि वो बहुत कंफ्यूज थे कि मैं उनकी फैक्ट्री के एंटी रैट, एंटी मस्किटो और इंसेक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा हूं। फिर भी उन्होंने मुझे पूरी डिटेल्स दी कि कैसे इंपॉर्टेंट जगहों पर बैरियर्स लगाए जाते हैं, कैसे मल्टीपल लाइट ट्रैप्स काम करते हैं, एक्टिव और पैसिव इंसेक्ट किलर्स कैसे लगाते हैं और केमिकल आइसोलेशन जोन्स कैसे बनाए जाते हैं। मैंने वहां 2 घंटे बिताए और ढेर सारी फोटोज खींची। मैंने सीनियर से अपने कोल्ड स्टोरेज जैसे स्पेस के लिए एक रफ डिजाइन भी बनवा लिया और उनसे सप्लायर्स की डिटेल्स भी ले ली। वापसी में सीनियर ने हमें 2 बड़े बॉक्सेस भरकर चॉकलेट्स भी गिफ्ट की। चॉकलेट फैक्ट्री से वापस आते वक्त मेरी वाइफ ने सीनियर की दी हुई सप्लायर्स की लिस्ट से एक एक करके सबको कॉल किया और सारे इक्विपमेंट्स ऑर्डर कर दिए। रैट ब्लॉकर्स, इंसेक्ट नेट्स और केमिकल ट्रफ्स जैसी चीजें हमें खुद ही बनानी पड़ेंगी। हमने रास्ते में 4S स्टोर जाकर अपनी टैंक गाड़ी की फुल सर्विसिंग कराई, खासकर बैटरी और मोटर की। अच्छे से चेकअप कराने के बाद मैं गाड़ी को अपने एक दोस्त की शॉप पर ले गया। मैंने गाड़ी में ऑफ रोड बुलेट प्रूफ टायर्स लगवाए, पूरे शीशों पर डार्क प्राइवेसी फिल्म लगवाई और पूरी गाड़ी पर मैट ब्लैक कार रैप भी चढ़वा दिया। ये सब खत्म करते करते दोपहर हो गई। हम तीनों ने मिलकर खूब सारा जापानीज फूड खाया। आखिरकार फ्यूचर में फ्रेश सी फूड खाने का मौका कहाँ मिलने वाला था। कोल्ड स्टोरेज की तरफ जाते हुए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपने एक पार्टनर को कॉल किया और पहियों वाले 2 बड़े स्टेनलेस स्टील केजेस का ऑर्डर दिया। मैंने उन्हें BYD टैंक और डेंजा D9 के साइज के हिसाब से बनाने को कहा। ये केजेस गाड़ी को पूरी तरह से कवर कर लेंगे और गाड़ी की बॉडी से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेंगे। इन केजेस का डिजाइन टैंक्स और मिलिट्री व्हीकल्स के आर्मर जैसा होगा। इन्हें 5.5 बाय 5 सेंटीमीटर और 3 mm थिक स्टेनलेस स्टील एंगल आयरन्स को वेल्ड करके बनाया जाएगा। जब ये केजेस आ जाएंगे तो हम इन पर स्टेनलेस स्टील की शीट्स लगाकर उन्हें ब्लाइंड्स की तरह डिजाइन कर देंगे और आखिर में हम इन केजेस को गाड़ी के मेन फ्रेम और रूफ रैक के साथ वेल्ड कर देंगे। चूंकि केजेस के अपने खुद के पहिए होंगे, इसलिए गाड़ी पर लिमिट से ज्यादा वजन नहीं पड़ेगा। हालांकि इससे गाड़ी की रेंज थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इसका डिफेंस कई गुना बढ़ जाएगा और इससे वो फेक जिप्सम गॉल तोड़ना या ज़ॉम्बीज के झुंड को कुचलना बहुत आसान हो जाएगा। कोल्ड स्टोरेज पहुंचकर हमने चॉकलेट्स और एंटी इंसेक्ट / रैट का सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख दिया। फिर मैंने अपने फादर इन लॉ के साथ मिलकर डिस्कस किया कि सीढ़ियों को उड़ाने के बाद उस रास्ते को कैसे ब्लॉक करना है। मैंने कहा, माना कि सीढ़ियां नहीं होंगी, लेकिन अगर कोई चीज छलांग लगाकर अंदर आ गई तो? हम दोनों ने थोड़ा सोचा और तय किया कि सीढ़ियां उड़ाने के बाद हम फोकलिफ्ट की मदद से एक हैवी सीमेंट बोर्ड रखकर उस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। अगर टाइम मिला तो हम उस बोर्ड और दीवारों के बीच सीमेंट भरकर उसे एक सॉलिड दीवार बना देंगे। दोपहर में मैं डेंजा D9 को भी 4S स्टोर ले गया और उसकी सर्विसिंग, टायर चेंज और रैपिंग करा दी। वापसी में मैं कुछ एक्स्ट्रा डार्क फिल्म्स भी ले आया। चूंकि लॉ के हिसाब से गाड़ी के फ्रंट ग्लास और फ्रंट विंडोज पर डार्क फिल्म लगाना इलीगल है, इसलिए मैंने वो फिल्म्स अपनी वाइफ और साली को पकड़ा दी कि जैसे तैसे खुद ही लगा लें। रात का हमारा मेन काम दोनों तरफ की सीढ़ियों में होल्स ड्रिल करना था और मैं अकेले 5th फ्लोर पर बैठकर सीढ़ियों को उड़ाने के लिए एक्सप्लोजिव्स तैयार कर रहा था। सुबह तक मैंने बहुत ध्यान से सारा एक्सप्लोजिव पैक कर दिया था। अब बस डेटोनेटर सेट करना बाकी था और मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैंने कंगड़ाई ली और एलिवेटर के अंदर गया। मैंने देखा कि डैड ने एलिवेटर पैनल पहले ही चेंज कर दिया था। अब बिना पासवर्ड के कोई भी 4th फ्लोर पर नहीं जा सकता था। दोपहर में फैक्ट्री से कॉल आया कि मेरे स्टील केजेस तैयार हो गए हैं। मैंने जल्दी से सुबह का खरीदा हुआ सामान कोल्ड स्टोरेज पहुंचाया और ट्रक लेकर अपने केजेस लेने चला गया। फैक्ट्री में रेजर वायर्स, आयरन मेशेस और थिक स्टील पाइप्स भी रखे थे, तो मैंने वो भी ले लिए। इसके बाद मैं हार्डवेयर मार्केट गया और 5000 एक्सप्लोजिव नेल्स खरीद लिए। ये नॉर्मली सीलिंग्स लगाने के काम आते हैं, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। खैर, मैं वापस कोल्ड स्टोरेज आ गया। डैड और बाकी सब भी लौट आए थे। उन्होंने मेन तौर पर गद्दे, तौलिए, टॉयलेट पेपर, सैनिटरी पैड्स, साबुन, शैम्पू और रोजमर्रा की चीजें खरीदी थीं। पूरी गाड़ी सामान से ठसाठस भरी हुई थी। दोनों बहनों ने सारा सामान अलग अलग कैटेगरी में बांटकर स्टोर करना शुरू कर दिया। मैं और डैड वेल्डिंग मशीन्स लेकर केजेस पर स्टील प्लेट्स लगाने में जुट गए। रात के 9 बजे तक केजेस लगभग तैयार हो गए थे। केजेस के बाहर 5-5 सेंटीमीटर के गैप पर स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप्स लगाई गई थी। इससे गाड़ी फुल्ली प्रोटेक्टेड थी और अंदर से बाहर देखना भी आसान था। केजेस के बेस पर शॉक एब्जॉर्बिंग 12 हैवी ड्यूटी व्हील्स लगे थे, जो गाड़ी को स्मूथ चलाने में मदद करेंगे और केज का वजन भी सहेंगे। अपने पर्सनल शॉक के लिए मैंने दोनों केजेस पर मैट ब्लैक पेंट कर दिया।
27 को हम इन्हें गाड़ी के साथ जोड़ देंगे। काम खत्म करके हम सब खाना खाने इन लॉज के घर चले गए। मेरी साली ने मुझे एक लिस्ट पकड़ाई और बोली, जीजा जी, हमारे पास अभी भी दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट्स कम हैं और उन्हें स्टोर करने का हमारा तरीका भी गलत है। उसने मुझे समझाते हुए कहा, जब दीदी मुझे लेने आई थी तो हमने सिर्फ नॉर्मल दवाइयाँ खरीदी थीं, लेकिन एंटीबायोटिक्स, स्टमक मेडिसिन, बीटाडीन, मेडिकल डिसइंफेक्टेंट्स, सेलाइन वाटर, बैंडेजेस, मेडिकल टेप, कॉटन, ईयरबड्स और वुंड ड्रेसिंग्स अभी भी बहुत कम हैं। ये सुनते ही मेरे पसीने छूट गए। उसकी लिस्ट में 2 रेफ्रिजरेटर्स, एक प्रेशर कुकर और एक डिस्टिल्ड वाटर मशीन भी लिखी थी। मैंने पूछा, प्रेशर कुकर स्टेरिलाइजेशन और डिस्टिल्ड वाटर बनाने के लिए है, ये मैं समझ गया, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि 2 रेफ्रिजरेटर्स की क्या जरूरत है? वो बोली, हम एक फ्रीजर लाए हैं, लेकिन अलग अलग दवाइयों को स्टोर करने का टेम्परेचर अलग अलग होता है। रोज रोज फ्रिज खोलने से जो टेम्परेचर बदलता है उससे भी दवाइयां खराब हो सकती हैं, इसलिए हमारे पास 2 रेफ्रिजरेटर्स होना जरूरी है। उसने बड़ी शांति से समझाया और हमें कुछ बहुत जरूरी वैक्सीन्स और इंजेक्शंस भी स्टोर करने होंगे, जैसे जानवरों के लिए रेबीज वैक्सीन, टेटनस के इंजेक्शंस वगैरह। मैंने हार मानते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूं। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम एक बड़ा 80 लीटर का चेस्ट फ्रीजर ले लेते हैं। अपराइट रेफ्रिजरेटर खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में 2 हैं, हम उनमें से एक ले चलेंगे। 10 केजी स्टेराइल कॉटन, 1 केजी स्टेराइल बैंडेजेस, 20 डिस्पोजेबल गैस मास्क, इन्हें हम हमेशा अपने साथ रखेंगे। फैन और फिल्टर वाले एक्टिव रेस्पिरेटर्स के 12 सेट्स, इन्हें हम गाड़ी में रखेंगे। और 4 ऑल सीजन हैजमैट सूट्स, 5 केजी प्योर पेनिसिलिन पाउडर का एक डब्बा, विटामिन ए से लेकर ई तक के 1 केजी के पैक्स। और मुझे आज पता चला कि 1 केजी विटामिन सी सिर्फ $40 में मिल जाता है। सुबह हो गई, आज 27 जून है। 6 दिनों की जी तोड़ मेहनत के बाद हमारी सारी प्रिपरेशंस लगभग पूरी हो चुकी थी। पिछले 5 दिनों में हमने ऐसे ऐसे मुश्किल काम किए थे जो आमतौर पर इम्पॉसिबल लगते थे, और हमने सक्सेसफुली अपना शेल्टर खड़ा कर लिया था। यहाँ मैं सब कुछ शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने अपने प्लान को 4 हिस्सों में बांटा है: कपड़े, खाना, घर और ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों की। हमने अपने सारे कपड़े शेल्टर में पहुंचा दिए हैं और हर इंसान के लिए पूरे 1 साल के नए अंडरवेयर्स का स्टॉक भी रख लिया है। फ्यूचर के खतरनाक मौसम को झेलने के लिए हमने एक्सट्रीम सर्दी वाले कपड़े रखे हैं। सर्दी और गर्मी दोनों के लिए हाई क्वालिटी हैजमैट सूट्स का इंतजाम किया है। मच्छरों और कीड़ों से बचने के लिए लाइट प्रोटेक्टिव सूट्स भी रखे हैं। यहाँ तक कि हमने कुत्ते और बिल्ली के रेनकोट्स को काटकर उनके प्रोटेक्टिव सूट्स बना दिए हैं। दूसरी चीज है खाना। हमने सिर्फ 78 क्यूबिक मीटर्स का फ्रोजन फूड ही नहीं रखा, जिसमें रेडी टू ईट मील्स और कटा हुआ बीफ, मटन, पोर्क और मछली शामिल है, बल्कि 110 क्यूबिक मीटर्स का ड्राई राशन भी रखा है। इसमें 50 बोरी चावल, 30 बोरी अलग अलग अनाज, 15 बोरी आटा, 10 डब्बे सोयाबीन ऑयल, 50 किलो बटर, ढेर सारे मसाले और हर तरह के नूडल्स शामिल हैं। हमने 150 स्क्वायर मीटर्स का हाइड्रोपोनिक गार्डन भी बनाया है और साथ में मुर्गियों का एक पूरा डिब्बा भी रखा है। बेशक हमने पेट्स के लिए भी ढेर सारा खाना और 1500 पाउंड्स डिग्रेडेबल कैट लिटर स्टोर किया है। अब घर की बात करने से पहले ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। हमने BYD टैंक और डेंजा D9 को पूरी तरह से आर्मर्ड व्हीकल्स में बदल दिया है, और इस मॉडिफिकेशन का एक और फायदा हुआ, गाड़ी की बॉडी और केज के बीच हमें काफी एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया। हम उस स्पेस में 120 लीटर्स एक्स्ट्रा पेट्रोल आराम से छुपा सकते हैं। मेरे फादर इन लॉ ने सीमलेस पाइप्स और 1-वे वाल्व्स लगाकर पेट्रोल टैंक्स को एक्स्ट्रा कैन से जोड़ दिया है। अब हमें पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी से नीचे उतरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे दोनों गाड़ियों की रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। कल से अगर किसी वजह से हमारा शेल्टर अनसेफ हो गया तो ये गाड़ियां हमारे भागने का इकलौता जरिया होंगी। ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे का बैकअप हैं, इसलिए हमने इनमें भी सप्लाईज भर के रखी हैं। हर गाड़ी में 6 हैजमैट सूट्स और रेस्पिरेटर्स, एक 60 लीटर UV स्टेरिलाइजेशन वाटर टैंक, 2 फर्स्ट एड किट्स, 3 ब्लैंकेट्स, सबके लिए 2-2 जोड़ी कपड़े और 60 लोगों के हिसाब से इमरजेंसी राशन रखा हुआ है। गाड़ी की छत पर लगे केज में भी इतना ही राशन रखा है। वहां 120 लीटर्स पेट्रोल और शवल्स जैसे जरूरी टूल्स भी रखे हैं। दोनों गाड़ियां ग्राउंड फ्लोर पर मेन गेट की तरफ मुंह करके पार्क की गई हैं और उन्हें स्टील फ्रेम और जिप्सम बोर्ड की फेक दीवार के पीछे छुपाया गया है। और आखिर में बात करते हैं हमारे घर की, जिस पर हमने अपनी सबसे ज्यादा मेहनत और एनर्जी लगाई है। कोल्ड स्टोरेज का फर्स्ट और सेकंड फ्लोर अभी भी कचरे और कंस्ट्रक्शन साइट जैसा दिखता है, लेकिन हमने वहां से सारे खतरनाक मेटल टूल्स हटा दिए हैं जो फ्यूचर में हमारे खिलाफ यूज हो सकते हैं। बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान को 4th फ्लोर सिर्फ एक खंडहर लगेगा जहां कुछ नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5th फ्लोर से 4th फ्लोर तक आने वाले पानी और बिजली के सारे पाइप शाफ्ट्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हमने उन्हें भरने के लिए स्पेशल एक्सपैंडिंग फोम का इस्तेमाल किया है। वो फोम सूखकर स्पंज जैसा बन जाएगा जो न सिर्फ रास्ते को ब्लॉक करेगा बल्कि आवाज और वाइब्रेशंस को भी सोख लेगा। 3rd और 5th फ्लोर को एकदम खाली छोड़ दिया गया है। अगर कोई इंट्रूडर बिल्डिंग में आ भी गया तो उसे लगेगा कि यहाँ कुछ नहीं है। एलिवेटर के सिस्टम से 4th फ्लोर का नामो निशान मिटा दिया गया है। सीढ़ियों को उड़ा देने के बाद 4th फ्लोर पूरी दुनिया से एकदम कट जाएगा।
फोर्थ फ्लोर के कोल्ड स्टोरेज को 4 हिस्सों में बांटा गया है। लिविंग एरिया को थिक साउंड प्रूफ दीवारों से पैक किया गया है। अगर अंदर 90 डेसिबल्स का शोर भी हो तो बाहर एक आवाज नहीं जाएगी। लेकिन इस बात पर हमारे बीच एक बहस छिड़ गई। अगर साउंड प्रूफिंग इतनी अच्छी है तो क्या हमें लिविंग एरिया में शांति से रहने की जरूरत है? काफी डिस्कशन के बाद हम सब ने फैसला किया कि हम आवाज कम ही रखेंगे ताकि कोई रिस्क ना हो। लिविंग एरिया के बाहर स्टोरेज एरिया है। 40 पैलेट्स ने पूरे एरिया को एक चेस बोर्ड जैसा बना दिया है। हमने रेस्टोरेंट स्टाइल कोडिंग सिस्टम का यूज किया है, जिससे किसी भी सामान को ढूंढना बहुत फास्ट और इजी हो गया है। वेस्ट मैनेजमेंट एरिया फोर्थ फ्लोर के एक कोने में है, जिसमें टॉयलेट और वेस्ट प्रोसेसिंग शामिल हैं। प्रोसेसिंग एरिया गंदे पानी और सूखे कचरे दोनों को हैंडल करता है। हमने वेस्ट को क्रश करके ईंटें बनाने के लिए एक खास साउंड प्रूफ कमरा बनाया है। ये ईंटें उस गार्बेज रूम में स्टोर की जाएंगी जहां हाई यूवी लाइट्स और ओजोन गैस हर वक्त रहेगी। और आखिर में है हमारा फार्मिंग एरिया, जहां हाइड्रोपोनिक बॉक्सेस और मुर्गियों के केजेस रखे हैं। फ्यूचर में फ्रेश सब्जियों और मीट का यही हमारा इकलौता सोर्स होगा। अप्लायंसेस की बात करें तो प्लान किए गए रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, टीवी, राइस कुकर, स्टीम ओवन, डिश वॉशर, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, हीटर, वाटर प्यूरिफायर, केटल और एयर फ्रायर के अलावा हमने एक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर भी रख लिया है। बेशक हमारे घर के 2 छोटे ड्रोन्स और वो बड़ा एग्रीकल्चर ड्रोन भी हमारे साथ हैं। बिल्डिंग के ओरिजिनल पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं और एलिवेटर की ओरिजिनल पावर सप्लाई को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर की बड़ी वाटर प्यूरिफिकेशन मशीन के मेन पार्ट्स जैसे सर्किट बोर्ड, वाटर पंप, टैंक और वाल्व्स हमने निकाल लिए हैं। हमने ऐसा सीन क्रिएट किया है जैसे चोर आकर ये सब चुरा ले गए हों। यहाँ तक कि वायर्स को भी काटकर खींच लिया है। लेकिन ओनर ने जो चोरी छुपे अंडरग्राउंड बोरवेल खोदा था, उसे हमने बहुत अच्छे से छुपा दिया है। और बिल्डिंग के शीशों पर जो पावर जनरेटिंग पैनल्स लगे थे, वो अब हमारे कंट्रोल में हैं। इसलिए बिल्डिंग के अंदर बिजली और पानी की कोई कमी नहीं है। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ कल की तैयारियों के बारे में बार बार सोच रहा था। चाहे मैंने कितनी भी परफेक्ट प्लानिंग की हो, फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने एक गहरी सांस ली, उठा और बचे हुए आखिरी काम निपटाने लगा। अब हमें सीधा ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का सामना करना था। सुबह 6 बजे उठकर मैंने घर के सारे अप्लायंसेस की पावर बंद कर दी। 7 बजे हम सब ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया। मैंने कल ही अपनी मॉम को बता दिया था कि हम ट्रिप पर जा रहे हैं। उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया था और मेरे फादर इन लॉ उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर सबसे पहले शेल्टर ले गए। सुबह 9 बजे पैकर्स एंड मूवर्स आ गए और घर के अप्लायंसेस और मेरी मॉम का पैक किया हुआ सामान नीचे ले जाने लगे। मैंने कल ही ट्रक को घर के एकदम पास खड़ा कर दिया था। वर्कर्स को बस सामान ट्रक में रखना था और पैलेट्स पर अच्छे से बांधना था। 10:42 AM पर लोडिंग का काम पूरा हो गया। मैंने घर का दरवाजा लॉक किया, वर्कर्स को पेमेंट की और वो चले गए। 11:48 AM पर मैं जानबूझकर ट्रक को हाईवे के रास्ते पूरे शहर का चक्कर लगवाकर कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग में ले आया। मेरी मेमोरी के हिसाब से ही मेन गेट का सिक्योरिटी गार्ड सिटी की तरफ भाग चुका था। पता नहीं मेरी मेमोरी की तरह वो वापस ज़ॉम्बी बनकर आएगा या नहीं। 12:20 AM पर फोकलिफ्ट की मदद से हमने सारा सामान तेजी से ट्रक से उतार लिया। मैं भागकर ऊपर अपनी मॉम के पास गया। मैं उन्हें लेकर ट्रक को 12 किलोमीटर दूर वाले वेयरहाउस में छोड़ने गया। रास्ते में मैंने कहा, मॉम, वो बोली, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि तूने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तू चाहे तो अब दूसरों को वार्निंग दे सकती है, बस यहाँ से देना। अगर तूने शेल्टर से मैसेज भेजा तो हमारी लोकेशन एक्सपोज हो जाएगी। मैंने हाथ हिलाकर फादर इन लॉ को गाड़ी लेकर आने का इशारा किया। वार्निंग देने के बाद हम तुरंत वहां से निकलेंगे। अब हमारे पास बाहर निकलने के लिए बस यही एक गाड़ी बची थी। आधे घंटे तक कॉल्स करने के बाद मेरी मॉम चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। हम पूरी स्पीड में वापस शेल्टर की तरफ भागे, क्योंकि 5 मिनट्स पहले ही डॉइन पर ज़ॉम्बीज के इंसानों को काटने के वीडियोस वायरल होने लगे थे। हमें जल्दी से वापस पहुंचकर अपना शेल्टर सील करना था। 12 किलोमीटर्स का रास्ता हमने 10 मिनट से भी कम में कवर कर लिया। मेरी वाइफ और मदर इन लॉ ग्राउंड फ्लोर पर एलिवेटर के पास बेचैनी से खड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। हमने जल्दी से गाड़ी को उसके सीक्रेट पार्किंग स्पॉट में डाल दिया। गाड़ी का स्टील केज अभी हवा में लटका हुआ था। फेक वॉल खड़ी करने के बाद हम फोकलिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर के एलिवेटर के पास खड़ा कर देंगे। हम उसकी बैटरी और सर्किट बोर्ड निकाल लेंगे और एलिवेटर को टॉप फ्लोर पर रोक देंगे। मैं उस एस्केप पोल से खिसक कर गाड़ी के पास आऊंगा और केज को गाड़ी के साथ पूरी तरह लॉक कर दूंगा। जब मेरे फादर इन लॉ ने मुझे रस्सी से खींचकर वापस 4th फ्लोर पर लिया तो दोपहर के 3 बज चुके थे। पूरा शहर एक जीते जागते नरक में बदल चुका था। सड़कों पर अब एक भी जिंदा इंसान नहीं बचा था। हर तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। अब आराम करने का कोई मौका नहीं था। मैंने 5th फ्लोर से अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर्स निकाले और बहुत ध्यान से उन्हें सीढ़ियों और प्लेटफॉर्म पे बनाए गए छेदों में एक एक करके डाल दिया। मैंने टोटल 220 एक्सप्लोसिव सेट कर दिए थे। अब तक शाम के 5 बज चुके थे। मैंने मॉनिटर के पास बैठी अपनी वाइफ से कंफर्म किया कि आसपास कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। मैंने डेटोनेट बटन दबा दिया।
इतनी मोटी साउंड प्रूफ लेयर्स की वजह से धमाके की आवाज बहुत ज्यादा नहीं आई, बस ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। लेकिन उसके बाद सीढ़ियों के गिरने की आवाज बहुत जोरदार थी। धड़ाम से सब नीचे गिरा। टॉप फ्लोर के मॉनिटर से देखने पर लग रहा था कि हमारा काम हो गया है, बस धूल बहुत ज्यादा उड़ रही थी। आधे घंटे बाद मैंने एक राउंड लगाकर सब चेक किया। डिफेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और पानी बिजली भी एकदम नॉर्मल थे। अब हम ऑफिशियली अपने शेल्टर में रहने के लिए तैयार थे। काम खत्म करते करते डिनर का टाइम हो गया था। पूरी फैमिली की सक्सेसफुल शिफ्टिंग को सेलिब्रेट करने के लिए और चूंकि फ्रेश सब्जियां ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थीं, हमने एक शानदार दावत की। यहां तक कि हमने अपना कीमती कोक भी निकाल लिया। टीवी पर इमरजेंसी न्यूज चल रही थी। न्यूज एंकर घबराहट छुपाते हुए ऑफिशियल अनाउंसमेंट पढ़ रहा था। उसने कहा कि अभी तक इस बीमारी का कारण पता नहीं चला है, इसलिए सभी लोग अपने घरों में रहें और रेस्क्यू का इंतजार करें। सरकार किसी को भी मरने के लिए नहीं छोड़ेगी। उसी वक्त फोन पर लोकल कमेटी का मैसेज आया, जो हर घर के लोगों की गिनती कर रहे थे। हमने चुप रहना ही सही समझा। आखिरकार हम किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी में नहीं थे और ना ही हमें सप्लाईज की जरूरत थी। अगर बाद में इवैक्यूएशन की कोई न्यूज आई तो रिप्लाई करने के लिए बहुत टाइम होगा। खाना खाने के बाद मेरी मॉम और फादर इन लॉ दिन भर की थकान से चूर होकर सोने चले गए। मेरी और फादर इन लॉ की खड़ी बहस हुई कि पहरा कौन देगा, लेकिन आखिर में तय हुआ कि पहली रात मैं ही जागूंगा। आज सुबह ही फादर इन लॉ ने गार्ड रूम के कैमरास का कनेक्शन काटकर उन्हें सीधा हमारे लिविंग एरिया से जोड़ दिया था। जो जगह पहले टॉयलेट के लिए प्लान की गई थी, उसे अब हमने कंट्रोल रूम बना दिया था। फैक्ट्री के अंदर बाहर के सारे कैमरास और हमारे शेल्टर के सारे कैमरास अब यहीं कनेक्टेड थे। 8 स्क्रीन्स को मिलाकर एक छोटी सी वीडियो वॉल बन गई थी। हालांकि आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन हमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। स्क्रीन पर दिख रहा था कि सड़क एकदम सुनसान है। सोलर स्ट्रीट लाइट्स अपने आप ऑन हो गई थी। सड़क पर ना कोई इंसान था और ना ही कोई गाड़ी। और ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। ये जगह इंडस्ट्रियल एरिया के एकदम किनारे पर थी और इसके पीछे सिर्फ खेत थे। इस साल गर्मी ज्यादा थी, इसलिए गेहूं की फसल बहुत पहले ही कट चुकी थी। यहाँ से सबसे नजदीक रेजिडेंशियल सोसाइटी 3 किलोमीटर दूर थी, जो हाल ही में किसानों के लिए बनी थी। कुछ दिन पहले मैं वहां से गुजरा था तो सुना था कि 38 जून को उसका इनॉग्रेशन है, इसलिए वहां अभी कोई रहता भी नहीं था। और ये जगह ना मेन रोड पर थी, ना हाईवे के पास और ना ही किसी जिले के करीब। यहाँ नॉर्मली भी लोग कम ही आते थे और अब तो बिल्कुल नहीं। मैं कैमरास देखते हुए न्यूज भी स्क्रॉल कर रहा था। जैसी उम्मीद थी, न्यूज में दिखा रहे थे कि नेबरिंग प्रोविंस की कैपिटल से वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। मिलिट्री ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था। मेरे पिछले एक्सपीरियंस की तरह इतनी तेजी से फैलते वायरस के सामने मिलिट्री भी कुछ खास नहीं कर पा रही थी। कम से कम अभी के लिए मिलिट्री अपने ही लोगों पर गोली चलाने से हिचकिचा रही थी। सुबह होने तक मेरी साली मेरी ड्यूटी लेने आ गई। पिछली बार की तरह ही रात भर कैमरास में कोई इंसान या गाड़ी नहीं दिखी। फिर मैं सोने चला गया। अगर मुझे सही याद है तो 10 बजे के करीब मेन गेट का वो बूढ़ा गार्ड आएगा जिसे रास्ते में एक ज़ॉम्बी बच्चे ने काट लिया होगा। फैक्ट्री पहुंचने के बाद जब मैं और मेरे वर्कर्स उससे बात कर रहे होंगे, तभी वो ज़ॉम्बी बन जाएगा और हम मिलकर उसे मार देंगे। फिर जब मैं भागकर शहर पहुंचूंगा तो 24 घंटे के ज़ॉम्बी अटैक के बाद पूरा शहर बर्बाद हो चुका होगा। मैं महाजोंग पार्लर के पास अपनी मॉम की डेड बॉडी देखूंगा और फादर इन लॉ के घर के पास जा ही नहीं पाऊंगा। घर लौटते वक्त मैं हिम्मत करके पिंडू डुओ के वेयरहाउस में घुसकर कुछ खाने का सामान लूटूंगा और फिर भागकर अपनी वाइफ के पास पहुंचूंगा। और आखिर में खाने की कमी की वजह से मुझे घर से बाहर निकलने का रिस्क लेना पड़ेगा। मैंने अपना सिर झटका और इन फालतू ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया। मैंने फोन में 10 बजे का अलार्म लगाया और गहरी नींद में सो गया। मैं यांग वांग हूँ। मैं अपनी शेल्टर में शिफ्ट हो चुका हूँ, लेकिन कोई मुझे बताएगा कि बाहर तबाही का क्या हाल है। 10 बजने से पहले ही मेरी आंख खुल गई। मैं बिस्तर पर पड़े पड़े फोन देखता रहा जब तक अलार्म नहीं बजा। फिर मैं उठा और मुंह हाथ धोया। पानी बचाने के लिए हम सब पेट्स वाला एडिबल टूथपेस्ट यूज कर रहे थे। ये कन्वीनियंट तो बहुत था, लेकिन इसका टेस्ट बस पूछो मत। लिविंग रूम में गया तो मदर इन लॉ ने स्टीम ओवन से मेरे लिए रखा हुआ मीट पॉरेज और पिकल्स निकाल कर दिए। मैं मजा लेकर खा रहा था, तभी मुझे कल रात के बचे हुए खाने और किचन वेस्ट का ख्याल आया। बचा हुआ खाना वैसे भी कम था, जो हमने सुबह खा लिया था। मदर इन लॉ ने मुस्कुराते हुए कहा, किचन वेस्ट में बस कुछ सब्जियों के पत्ते थे और सुबह का जो थोड़ा बहुत खाना बचा था वो सब हमने कुत्ते को खिला दिया। तुमने जो वेस्ट प्रोसेसर खरीदा था उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारा डॉगी सब सफा चट कर दिया। वाओ, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये कुत्ता इस काम भी आ सकता है। लगता है अब हमारा डॉग फूड भी बचेगा। मैंने कहा, तो फिर उसे डॉग फूड थोड़ा कम देना और बिस्कुट तो बिल्कुल मत देना, वो मैं खुद खाऊंगा। उस बेवकूफ कुत्ते को कुछ पता नहीं था। वो अभी भी मेरी तरफ देख रहा था कि शायद मैं उसे अपने खाने में से कुछ दे दूं। पॉरेज खत्म करने के बाद मैंने सिलिकॉन चम्मच से कटोरी को एकदम साफ किया और उसे 16 सेट्स वाले डिशवॉशर में डाल दिया। मैंने नोटिस किया कि कल रात की इतनी बड़ी दावत के बाद भी डिशवॉशर आधा भी नहीं भरा था। नॉट बैड। मैं कंट्रोल रूम की तरफ गया। मैंने देखा कि मेन गेट वाला बूढ़ा गार्ड वापस आ गया है। वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चला रहा था, लेकिन एक हाथ से हैंडल पकड़े और दूसरे हाथ को बार बार झटक रहा था। पक्का उसे किसी ने काट लिया था। मैंने उसे गेट के अंदर आते देखा। उसने बाइक पार्क की, गार्ड रूम की तरफ गया, दरवाजा खोला और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। एसी का आउटडोर यूनिट घूमने लगा। कुछ मिनटों बाद गार्ड रूम का दरवाजा अचानक खुला और वो बूढ़ा लड़खड़ाते हुए बाहर आया। 2 कदम चलने के बाद ही वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। मेरी साली बहुत डर गई थी। उसने मेरी टी शर्ट जोर से पकड़ ली और पूछा, क्या वो मर गया?
मैंने थोड़ा साइड खिसककर अपनी टी-शर्ट छुड़ाई। मैंने कहा, हाँ मर गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैंने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। देखो, वो हिल रहा है। स्क्रीन पर वो बूढ़ा अपनी टांगे छटपटा रहा था, फिर अचानक पलट गया। उसने अपनी बॉडी को ऐसे मोड़ा जैसे कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता, और कमर को पीछे की तरफ झुकाकर अजीब तरीके से खड़ा हो गया। मैंने कैमरा जूम इन किया। साफ दिख रहा था कि उसकी स्किन एकदम ग्रे हो चुकी है, और जहां नसें थीं वहां से स्किन नीली काली पड़ गई है। मेरी साली बड़े इंटरेस्ट के साथ उस ज़ॉम्बी की हरकतें देखने लगी, और मैं वापस लिविंग रूम जाकर हेडफोन्स लगाकर अपनी वाइफ के साथ सीरीज देखने लगा। आउटब्रेक का तीसरा दिन। मैंने वेस्ट वाटर टैंक चेक किया। वो 10% से ज्यादा भर चुका था। 20 लीटर वाले 12 ब्लैक वाटर टैंक्स में से 3 भर चुके थे। मैंने पूरी फैमिली को बताया, और हमने पहली बार सीवेज क्लीनिंग करने का प्लान बनाया। सबसे पहले टॉयलेट का काम था। मैंने मास्क पहना और ब्लैक वाटर टैंक को खींच कर लाया। सीवेज पाइप से ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोकने के लिए हमने पाइप में 3 वाटर ट्रैप्स, 2 हैवी ग्रेविटी चेक वॉल्व्स और एक मैकेनिकल गेट लगाया था। इसके अलावा हमने ड्रेन पाइप पर 5 mm थिक स्टेनलेस स्टील प्लेट्स के 3 कवर्स लगाए थे, और उनके बीच में शॉक अब्जॉर्बिंग रबर पैड्स डाले थे। ब्लैक वाटर टैंक को खाली करते वक्त मैंने ध्यान से देखा कि वेस्ट कितना डिग्रेड हुआ है और उसमें कितनी बदबू है, क्योंकि पहले 3 टैंक्स में हमने डिग्रेडेशन लिक्विड और डिओडराइजर को 2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स और 1.25 टाइम्स के रेशियो में डाला था। तीनों टैंक्स का रिजल्ट देखने के बाद हमने फिक्स कर लिया कि आगे से हम 1.5 टाइम्स का रेशियो ही यूज करेंगे। अब बारी थी मेन वाटर टैंक्स की। हमारे पास 5 टन कैपेसिटी के 2 वाटर टैंक्स थे, और दोनों में यूवी ओजोन स्टेरलाइजर्स लगे थे। एक टैंक को हमने प्योर वाटर के लिए रखा था, जिसमें पंप से निकाला गया कुएं का पानी रहता था। हम उसे हमेशा फुल रखते थे। जैसे ही 1 टन पानी यूज होता, हम नरा 1 टन पानी भर लेते। दूसरे टैंक को हमने वेस्ट वाटर टैंक के लिए रखा था। टैंक का नीचे का 30% हिस्सा वेस्ट जमा होने के लिए था, और 10% और 50% के लेवल पर हमने ड्रेन पाइप्स लगा दिए थे। वेस्ट वाटर टैंक का गंदा पानी सिर्फ स्टोर करने के लिए नहीं था, बल्कि पाइप्स को फ्लश करने के काम भी आता था। मैंने 10 kg प्योर वाटर डालकर पाइप को साफ कर दिया। ये सब करने के बाद मैंने ड्रेन पाइप को वापस बंद कर दिया। हाथ अच्छे से धोकर और सैनिटाइज करके मैं वापस लिविंग रूम आ गया। मेरी साली ने नीचे अकेले घूम रहे उस ज़ॉम्बी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है इन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन इन्हें लाइट महसूस होती है। इन्हें धूप पसंद नहीं है, इसलिए ये छांव में छुप जाते हैं। ये आवाज़ के लिए बहुत सेंसिटिव हैं और आवाज़ की डायरेक्शन में बिल्कुल सही ट्रैक कर लेते हैं। इनकी मूवमेंट बहुत फास्ट नहीं है, लेकिन टेम्परेचर का इन पर बहुत असर पड़ता है। गर्मी में ये तेज होते हैं और ठंड में स्लो हो जाते हैं। स्मेल का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। मैंने सिर हिलाया। ये बिल्कुल मेरे पिछले एक्सपीरियंस जैसा ही था। आज इंटरनेट पर हर तरफ सिर्फ मदद मांगने वाले मैसेजेस भरे हुए थे। गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आ रही थी कि लोग हिम्मत रखें, घरों में रहें और रेस्क्यू का इंतजार करें। साथ ही मिलिट्री को ज़ॉम्बीज को गोली मारने के ऑर्डर्स मिल गए थे। ऑफिशियल अपडेट के हिसाब से मिलिट्री पहले सेफ जोन्स बनाएगी और फिर धीरे धीरे एरिया क्लियर करके उन सेफ जोन्स को बड़ा करेगी। शुरुआत में सेफ जोन्स छोटे कस्बों और गांवों में बनेंगे, क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम है, इन्फेक्टेड लोग कम हैं और वहां डिफेंस तैयार करना आसान है। मैंने अपनी पुरानी सोसाइटी के वीचैट ग्रुप में चेक किया। काफ़ी लोग जिंदा थे, लेकिन ज्यादातर के पास खाने का स्टॉक नहीं था। कुछ लोगों ने तो खाना एक्सचेंज करने की कोशिश भी शुरू कर दी थी। मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा था कि मैंने घर के बाहर कैमरा क्यों नहीं लगाया, ताकि मैं बाहर का हाल देख पाता। खैर, अब कुछ नहीं हो सकता था। आउटब्रेक का 5वां दिन। हमारे शेल्टर के आसपास का माहौल अभी भी वैसा ही था, एकदम शांत और खाली। बस वही एक ज़ॉम्बी इधर उधर भटक रहा था। मजे की बात यह है कि ज़ॉम्बीज शायद झुकना नहीं चाहते। उस बूढ़े गार्ड ने ज़ॉम्बी बनने से पहले फैक्ट्री का मेन स्लाइडिंग गेट बंद कर दिया था, लेकिन पैदल जाने वाला छोटा गेट आधा खुला था। उस गेट की हाइट ज़ॉम्बी के सिर से बस थोड़ी सी कम थी, लेकिन वो झुककर बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था। हर बार वो उससे टकराता और मुड़कर वापस चला जाता। इंटरनेट पर नेगेटिविटी तेजी से फैल रही थी। कुछ बेवकूफ लोग अफवाहें फैला रहे थे कि विदेशों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वहां सब एकदम नॉर्मल है। लेकिन उसी वक्त विदेशों में रहने वाले कुछ लोगों ने वहां की फोटोज और वीडियोज डालकर उनकी बोलती बंद कर दी। गवर्नमेंट बार बार लोगों से घरों में रहने और शांत रहकर रेस्क्यू का इंतजार करने की अपील कर रही थी। इसके साथ ही पहले सेफ जोन के बनने की खबर भी आ गई। इस खबर से लोगों को थोड़ी उम्मीद मिली। तभी कमेंट सेक्शन में फिर से बहस शुरू हो गई। तभी मेरे हेडफोन्स में मेरी वाइफ की आवाज आई, बाहर एक गाड़ी आई है। हमारी गार्ड ड्यूटी ऐसे थी कि मैं और फादर इन लॉ नाइट शिफ्ट करते थे और मेरी वाइफ और साली डे शिफ्ट। डे शिफ्ट सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक थी। 7-7 घंटे की 2 शिफ्ट्स। नाइट शिफ्ट 5-5 घंटे की थी। मेरी वाइफ अभी डे शिफ्ट का आखिरी पहर कर रही थी। मैं भागकर कंट्रोल रूम में गया। स्क्रीन पर एक व्हाइट एसयूवी लड़खड़ाती हुई आती दिखी। गाड़ी बहुत मुश्किल से चल रही थी और चौराहे पर आकर रुक गई। ड्राइवर बाहर निकला और उसने टायर चेक किया। ऐसा लग रहा था कि फ्रंट लेफ्ट टायर पंक्चर हो गया है। वो वापस गाड़ी में बैठा और फैक्ट्री की तरफ गाड़ी मोड़ी। शायद वो हमारी फैक्ट्री के अंदर छुपकर टायर बदलना चाहता था। मैंने जल्दी से कैमराज में उस ज़ॉम्बी को ढूंढा। वो फैक्ट्री के दूसरे एंड पर था। माना कि वो दूर था, लेकिन उसके और मेन गेट के बीच का रास्ता एकदम सीधा था। फैक्ट्री का मेन गेट नंबर प्लेट रिकॉग्निशन वाला था। अपना सामान लाने की आसानी के लिए मैंने कैमरा
ऑन रखा था लेकिन वो सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा था। इसका मतलब कोई भी गाड़ी अंदर आ सकती थी, इसलिए वो एसयूवी सीधा अंदर आ गई। हालांकि मोटी दीवारों की वजह से हमें कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन ज़ॉम्बी का रिएक्शन देखकर लग रहा था कि उसने गाड़ी की आवाज सुन ली है। वो मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। ड्राइवर ने गाड़ी राइट मोड़ी और गेट के पास ही रोक दी। गेट को धीरे धीरे बंद होते देख वो गाड़ी से उतरा, इधर उधर देखा और गार्ड रूम की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन 2 कदम चलकर वो रुक गया। उसने पीछे मुड़कर गाड़ी में देखा और वापस आ गया। शायद गाड़ी में कोई और भी था जिसने उसे आगे जाने से रोक दिया। ड्राइवर ने बूट खोलकर एक छोटा सिलेंडर निकाला, शायद टायर सीलेंट था। वो फ्रंट लेफ्ट टायर के पास बैठकर काम करने लगा। मैं और मेरी वाइफ सांस रोककर स्क्रीन देख रहे थे। वो ज़ॉम्बी आधा रास्ता पार कर चुका था। देखते ही देखते ज़ॉम्बी उसी कैमरा फ्रेम में आ गया। ड्राइवर आखिरकार खड़ा हुआ और गाड़ी में बैठे इंसान से कुछ बोलने लगा। तभी अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा। ज़ॉम्बी उससे मुश्किल से 10 मीटर दूर था। वो डर के मारे लड़खड़ाते हुए गाड़ी में कूदा, इंजन स्टार्ट किया, गाड़ी को रिवर्स में घुमाया और जैसे ही गेट खुला फुल स्पीड में भाग निकला। उसके पीछे गेट को बंद होते देख मैंने और मेरी वाइफ ने चैन की सांस ली। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। एक तरफ तो मैं खुश था कि वो बच गया, लेकिन दूसरी तरफ मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था। साले, तू तो भाग गया, पर इस ज़ॉम्बी को भी तो साथ ले जाता, इसे मेरे गले मड़ गया। आउटब्रेक का 10th डे। जैसी उम्मीद थी पानी और बिजली दोनों कट गए। इंटरनेट पर बस लोगों की चीख पुकार मची हुई थी, और वो भी मुश्किल से 20 घंटे और चल पाया। अब सिर्फ सोलर स्ट्रीट लाइट्स ही मॉडर्न सिविलाइजेशन की आखिरी निशानी बची थी। इंटरनेट बंद होने के बाद हमारा भी दुनिया से कनेक्शन टूट गया। टाइम पास करने के लिए हम बस डाउनलोडेड मूवीज और सीरीज देखते रहते थे। बाहर की दुनिया से कट जाने की वजह से हमारे बीच भी बातें कम हो गई थीं। डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचने के लिए मेरी साली ने सबको एक्सरसाइज कराने की जिम्मेदारी ले ली। हमने टीवी देखने का टाइम भी फिक्स कर दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह हुई कि फादर इन लॉ ने एक माइक्रोवेव एंटीना बना लिया। हालांकि सिग्नल बहुत वीक था, लेकिन कम से कम अब हम कुछ टीवी चैनल्स देख पा रहे थे। नेशनल चैनल 1 पर लगातार गवर्नमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स चल रही थी। प्रोविंशियल चैनल पर सिर्फ इमरजेंसी अलर्ट्स आ रहे थे। हमारे सिटी के लोकल चैनल्स के सिग्नल्स एकदम गायब थे। हाँ, नेबरिंग प्रोविंस के चैनल्स पर कुछ न्यूज चल रही थी। शायद वहां मिलिट्री ज्यादा थी और सिचुएशन उनके कंट्रोल में थी। वैसे भी वो एक इंडस्ट्रियल प्रोविंस था, तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सप्लाई हमारे यहाँ से बेहतर था। और इस बीच हमारी लाइफ में पहली बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ये प्रॉब्लम राशन या वेस्ट मैनेजमेंट की नहीं थी, बल्कि ये थी कि हमारे फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश मीट का स्टॉक खत्म हो गया था। हम 3 जवानों को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तीनों बुजुर्गों को इसकी आदत नहीं थी। माना कि मैंने 14 अलग अलग तरह की 200 केजी से ज्यादा फ्रीज ड्राइड एफडी सब्जियां स्टोर की थीं, लेकिन पानी में भिगोने के बाद भी उनमें फ्रेश सब्जियों वाला टेस्ट नहीं आ रहा था। फ्रोजन मीट का भी यही हाल था। तीनों बुजुर्गों ने खाना बहुत कम कर दिया था। आउटब्रेक के 48 दिन प्रोविंशियल चैनल पर पहली बार एक न्यूज एंकर नजर आया। वीडियो देखकर लग रहा था कि वो किसी काम चलाओ स्टूडियो में बैठा है, क्योंकि पीछे की ग्रीन स्क्रीन भी बार बार ग्लिच कर रही थी। अच्छी खबर ये थी कि हमारे प्रोविंस में पहला सेफ जोन बन गया था। ये सेफ जोन साउथ के पहाड़ों में था, जो असल में एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस था। किस्मत से आउटब्रेक के वक्त वहां कुछ सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे थे। तबाही मचते ही उन्होंने उस बेस को एक सेफ जोन में बदल दिया। शुरुआत में ज़ॉम्बीज के कुछ हमलों को रोकने के बाद मिलिट्री ने खुद आगे बढ़कर लोगों को बचाना शुरू कर दिया था। वो 100 किलोमीटर दूर तक रेस्क्यू मिशंस कर रहे थे। प्रोविंशियल टीवी स्टेशन के लोगों को भी वहीं रेस्क्यू करके लाया गया था। टीवी पर न्यूज एंकर लोगों को सलाह दे रहा था कि अपने राशन और सेफ्टी को देखते हुए वो खुद फैसला करें कि उन्हें सेफ जोन में जाना है या घर पर ही रेस्क्यू का इंतजार करना है। साथ ही वो ज़ॉम्बीज से बचने के कुछ टिप्स भी दे रहे थे। हमने फैमिली के साथ डिस्कस किया। हमारे पास सप्लाईज की कोई कमी नहीं थी, हमारा डिफेंस मजबूत था और भागने का प्लान भी रेडी था। इसलिए हमने सेफ जोन जाने का रिस्क नहीं लिया और अपने शेल्टर में ही रुकने का फैसला किया। मेरी वाइफ ने अचानक एक सवाल पूछा, इस वक्त हमारे जैसे टीवी देखने वाले लोग बहुत कम होंगे, तो फिर ये न्यूज किसके लिए ब्रॉडकास्ट हो रही है? फादर इन लॉ ने अपना माथा पीटा और बोले, बुढ़ापा आ गया है। मैं तो रेडियो के बारे में भूल ही गया था। रेडियो तो बहुत पहले से काम कर रहा होगा। हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने रेडियो स्टोर करने के बारे में सोचा ही नहीं था। मेरी मॉम ने अपने बैग से एक ब्लूटूथ स्पीकर निकाला जो वो स्क्वायर डांस के लिए यूज करती थी। उन्होंने कहा, इसका रेडियो बहुत पहले खराब हो गया था, अब सिर्फ ब्लूटूथ चलता है। डैड ने कहा, लाओ मैं खोल कर देखता हूँ। उन्होंने स्क्रू ड्राइवर निकाला और उसे खोल दिया। इसका कैपेसिटर जल गया है। ये कैपेसिटर बहुत कॉमन है, किसी भी छोटे अप्लायंस से मिल जाएगा। उन्होंने एक मसाजर खोला, उसमें से कैपेसिटर निकाला और रेडियो में लगा दिया। उसे ठीक करते करते रात हो गई। मैंने ठीक हुए रेडियो को ऑन किया और फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा। नेशनल, प्रोविंशियल और यहाँ तक कि लोकल चैनल्स भी आ रहे थे। बेशक सब पर लगभग एक ही न्यूज थी, कहाँ सेफ जोन बना है और लोग अपनी कंडीशन देखकर वहां कैसे पहुंचे। फादर इन लॉ के रिपेयरिंग ने कमाल कर दिया था। नॉर्मल एफएम चैनल्स के अलावा रेडियो पर लोकल मिलिट्री एयरपोर्ट का टैकैन सिग्नल भी आ रहा था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपने फोन में पुरानी डिटेल्स
डिटेल्स ढूंढी और नॉर्थ में रहने वाले एक रेडियो एंथुजियास्ट डिब के चैनल को ट्यून करने की कोशिश की। अचानक रेडियो से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की भयानक आवाज़ें आने लगी, जिसने मुझे डरा दिया। रेडियो पर उस बंदे की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा हैं, एक बाढ़ की तरह आ रहे हैं, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। नॉर्थ से एक पूरा ज़ॉम्बी होड आ रहा है। नॉर्थ से आ रहा होड? मुझे याद है कि वो बंदा नॉर्थ में यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर रहता है। अगर ज़ॉम्बीज़ उसके भी नॉर्थ से आ रहे हैं तो क्या वो किसी दूसरे देश से आ रहे हैं? मेरी साली भी पास आ गई। उसने कहा ज़ॉम्बीज़ ठंड में स्लो हो जाते हैं। अगर वो साउथ की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब उनमें जानवरों जैसे बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट्स? क्या इसका मतलब ज़ॉम्बीज़ बच्चे भी पैदा कर सकते हैं? मेरी वाइफ ने फिर से एक अजीब सा सवाल पूछ लिया। मैंने थोड़ा सोचा और अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। मैंने अपने डाउनलोडेड मूवीज में से एक ज़ॉम्बी मूवी निकाली। उसे देखकर मेरी वाइफ का चेहरा हरा पड़ गया और मुझे भी उल्टी आने लगी। वापस लिविंग रूम में आने पर साली ने हमें कागज दिखाया। उसने कैलकुलेट किया था, नीचे वाले ज़ॉम्बी की स्पीड के हिसाब से वो 3 मिनट में 200 मीटर चलता है, यानी 1 घंटे में करीब 4 किलोमीटर। ये इंसानों की वॉकिंग स्पीड से थोड़ा स्लो है, क्योंकि वो धूप से डरते हैं, इसलिए वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे ही चलते होंगे। इस हिसाब से 1300 किलोमीटर पार करने में उन्हें कम से कम 40 दिन लगेंगे। रास्ते में शहरों, नदियों और गड्ढों को पार करने में और धूप से छुपने की जगह ढूंढने में जो टाइम लगेगा, उसे भी जोड़ लें तो मुझे हैरानी नहीं है कि मैंने अपने पिछले एक्सपीरियंस में उन ज़ॉम्बीज़ को नहीं देखा था। कुछ दिन पहले हुई भारी बारिश ने ग्लास सोलर पैनल्स को एकदम धो पोंछ कर साफ कर दिया था, इसलिए पिछले कुछ दिनों से पावर जनरेशन रिकॉर्ड तोड़ रहा था, एक दिन में 80 यूनिट से भी ज्यादा। इसके साथ ही पिछले 1 महीने में हमारी कोई भी आवाज बाहर नहीं गई थी, इसलिए हमने नॉइज रूल्स थोड़े रिलैक्स कर दिए और नॉर्मल तरीके से रहने लगे। पावर की अब कोई कमी नहीं थी। हाइड्रोपोनिक गार्डन से हमें अपनी पहली हार्वेस्ट मिल गई थी। फ्रेश सब्जियां देखकर बुजुर्गों की भूख भी वापस लौट आई थी, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो वो मुर्गियां थीं। मैंने बस यूं ही शौक में एक पिंजरा खरीद लिया था, जिसमें 15 मुर्गियां और एक मुर्गा था। मैंने सोचा था कि ये फ्रेश मीट के काम आएंगे, लेकिन किसने सोचा था कि वो अंडे देने लगेंगी। लेकिन इससे एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, राशन की खपत बढ़ गई। हमने मुर्गियों के खाने के बारे में तो सोचा ही नहीं था, और ना ही हमने कोई अनाज उगाने का प्लान बनाया था। 5 दिन तक हिसाब लगाने के बाद समझ आया कि अगर हम 16 मुर्गियों को पालेंगे और सिर्फ अंडे खाएंगे तो हमारा राशन 1 महीना पहले ही खत्म हो जाएगा, और अगर हम हर 6 महीने में नए चूजे निकालकर पुरानी मुर्गियों को रिप्लेस करेंगे तो राशन 3 महीना पहले खत्म हो जाएगा। वोटिंग के बाद हमने फाइनल किया कि हम 15 में से सिर्फ 9 मुर्गियां रखेंगे और हर 9 महीने में नए चूजे निकालेंगे। आउटब्रेक का 55वां दिन। पिछली लाइफ में यही वो दिन था जब मेरा फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से कनेक्शन टूट गया था। हमारे घर एक दूसरे के सामने थे। उस एक्सपीरियंस में हम टॉर्च की रोशनी से एक दूसरे को सिग्नल देते थे, जब तक कि वहां से सिग्नल आना हमेशा के लिए बंद नहीं हो गया था। लेकिन आज हमारी पूरी फैमिली सेफ थी और शेल्टर में एक साथ थी। माना कि हमने कई दिनों से सूरज नहीं देखा था, लेकिन सब जिंदा और सलामत थे। इसलिए आज हमने इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए एक शानदार फीस्ट रखी। जो शराब, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट्स और आइसक्रीम्स हमने बचाकर रखी थी, वो सब आज मेन्यू में थी। मैंने और डैड ने सेफ्टी और फायर प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए मिलकर मटन स्क्यूअर्स और लैम्ब चॉप्स भून लिए। हम खाना खा ही रहे थे कि टीवी पर इमरजेंसी न्यूज़ फ्लैश होने लगी। न्यूज़ एंकर घबराहट में बता रहा था, नॉर्थ से आ रहे ज़ॉम्बी होर्ड्स ने नॉर्थ के कई प्रोविंसेस के सेफ जोन्स और बस्तियों को तोड़ दिया है। इससे नए इन्फेक्टेड लोग बन गए हैं और होर्ड और भी बड़ा हो गया है। इस वक्त ज़ॉम्बीज़ का ये सैलाब 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साउथ की तरफ बढ़ रहा है। सबने अपने बर्तन वहीं छोड़ दिए। हम टीवी पर देख रहे थे कि कैसे ज़ॉम्बीज़ अपने नंबर्स का फायदा उठाकर सेफ जोन की दीवारों के पास एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे। वो दीवारों जितने ऊंचे हो गए और आखिरकार दीवार फांदकर सेफ जोन के अंदर घुस गए और वहां बेतहाशा खून खराबा शुरू हो गया। 70th डे। ज़ॉम्बीज़ के हमला करने का वो खौफनाक तरीका देखने के बाद मैंने और डैड ने अपने पूरे डिफेंस सिस्टम को एक बार फिर से चेक किया, खासकर उस प्लेटफॉर्म को जहां पहले सीढ़ियां थी। इस डर से कि कहीं ज़ॉम्बीज़ एक के ऊपर एक चढ़कर प्लेटफॉर्म तक ना पहुंच जाए, मैंने बचे हुए सीमेंट से प्लेटफॉर्म को एक ढलान में बदल दिया। अब कोई ज़ॉम्बी वहां खड़ा नहीं हो सकता था। आज एक और अच्छी खबर आई, अंडों का पहला बैच फूट चुका था और उनमें से चूजे बाहर आ गए थे। इसका मतलब हमारा सस्टेनेबल मीट प्लान एक कदम और आगे बढ़ गया था। 90th डे। टीवी न्यूज़ के मुताबिक बढ़ती गर्मी की वजह से नॉर्थ से आ रहे ज़ॉम्बीज़ के सैलाब ने 10 दिन पहले ही रुकने का फैसला कर लिया था, लेकिन पीछे से और भी ज़ॉम्बीज़ उस हॉर्ड में शामिल होते जा रहे थे। इस वक्त वो पूरा हॉर्ड यहाँ से 400 किलोमीटर दूर नॉर्थ में एक बड़ी नदी के किनारे ठहरा हुआ था। पिछले कुछ महीनों में हर जगह और भी सेफ जोन्स बन गए थे। सबसे नजदीकी सेफ जोन यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था, लेकिन मुझे लगता था कि भले ही वो लोग अपनी दीवारें कितनी भी ऊंची कर लें, ज़ॉम्बीज़ के उस सैलाब के आगे वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। 3 महीने यूज होने के बाद वेस्ट वाटर टैंक के नीचे बहुत सारा सॉलिड वेस्ट जमा हो गया था। आज अच्छी खासी बारिश हो रही थी, तो बारिश के शोर का फायदा उठाकर हमने पूरा वेस्ट वाटर टैंक खाली कर दिया। नीचे जमा हुए सॉलिड वेस्ट को भी ड्रेन पाइप से निकाल लिया गया। चूंकि इस वक्त हमारे पास एक्स्ट्रा पावर थी, मैंने सारे हीटर्स चालू कर दिए ताकि उस वेस्ट का पानी सुखाकर उसे ईंटों में बदला जा सके। पूरी फैमिली ने हैजमैट सूट्स और एक्टिव रेस्पिरेटर्स पहन लिए। मेरी वाइफ कैमरास और पेट्स पर नजर रख रही थी और हम बाकी सब पाइप्स और वाल्व्स पर काम कर रहे थे। सबसे पहले ब्लैक वाटर टैंक्स को खाली किया गया,
फिर वेस्ट टैंक के ऊपरी वाल्व से पानी निकालकर उन्हें धोया गया और सैनिटाइजर डालकर छोड़ दिया गया। इसके बाद हमने वेस्ट टैंक का लोअर ड्रेन वाल्व खोला। ये सबसे टेंशन वाला काम था, इसलिए हमने फ्लो स्पीड बहुत कम रखी। सारा पानी निकलने में करीब 1 घंटा लगा। मैंने वाइफ से चेक किया तो पता चला कि वो ज़ॉम्बी मेन गेट के पास बारिश से छुपकर खड़ा था। टैंक के एकदम नीचे वाला वाल्व खोलना थोड़ा मुश्किल था। एक तो वहां गाढ़ा वेस्ट जमा था और वो जमीन के इतना करीब था कि हम उसे डायरेक्ट ड्रेन पाइप से कनेक्ट नहीं कर सकते थे। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर ज्यादा सॉलिड वेस्ट पाइप में चला गया तो वो ब्लॉक हो सकता था, इसलिए वो वाल्व पूरी तरह ओपन था। मैंने फिर से चेक किया कि वेस्ट एरिया, लिविंग एरिया और स्टोरेज एरिया के सारे दरवाजे अच्छे से बंद हैं या नहीं। मैं और डैड एक ट्रॉली ले आए जिस पर 150 लीटर का स्टेनलेस स्टील टैंक रखा था। मदर इन लॉ वाल्व को कंट्रोल कर रही थी। मेरी मॉम एक छोटा बर्तन पकड़े खड़ी थी ताकि कोई भी बूंद जमीन पर ना गिरे, और साली कंप्रेशन मशीन को ऑपरेट कर रही थी। ओजोन जनरेटर भी बंद कर दिया गया था। सब कुछ रेडी था। जैसे ही वाल्व खुला, अंदर से काले रंग का आधी पिघली हुई चॉकलेट जैसा गाढ़ा वेस्ट निकलने लगा। हमारे रेस्पिरेटर्स फुल पावर पर चल रहे थे, लेकिन फिर भी वो भयानक बदबू पूरी तरह से रुक नहीं रही थी। ट्रॉली भर जाने के बाद हमने वाल्व टाइट बंद कर दिया। मैं और डैड उस भारी ट्रॉली को खींचकर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग रूम में ले गए। हमने यूवी लाइट्स बंद की, दरवाजा खोला और चेक किया कि ओजोन का लेवल काम करने के लिए सेफ है या नहीं। फिर हम अंदर गए। कंप्रेशन मशीन के अंदर हमने फाइबर क्लॉथ की कई लेयर्स बिछा दी थीं और मशीन के नीचे एक बड़ा सा टब रख दिया था ताकि जो भी गंदा पानी निकले वो उसमें जमा हो जाए। मैंने और डैड ने बड़े बड़े चम्मचों से उस गाढ़े कचरे को निकाला और मशीन में डाला। जब वो 80% भर गया तो हमने उसे फाइबर क्लॉथ से अच्छे से लपेट दिया। मोटर ऑन करते ही प्रेशर प्लेट नीचे आने लगी। हमें डर था कि क्लॉथ फट ना जाए, इसलिए हमने स्पीड और प्रेशर दोनों कम रखे थे। नॉर्मली वेस्ट को कंप्रेस होने में 20 सेकंड्स लगते हैं। हमने उसे 2 मिनट तक प्रेस किया, जिसके बाद वो वेस्ट एक चपटी ईंट या स्लेट जैसा बन गया। मैंने मजाक में कहा, अगर हम इस पर कुछ लिख दें तो क्या सैकड़ों साल बाद लोग इसे ऐतिहासिक मल कहेंगे? डैड की हंसी उनके रेस्पिरेटर के अंदर गूंज रही थी। मैं भी हंस पड़ा। मैंने कहा, और सोचिए, अगर कोई साइंटिस्ट इसके कंपोनेंट्स पर रिसर्च करने लगा तो क्या वो वहीं उल्टी कर देगा और फिर उस पर ऐतिहासिक धरोहर बर्बाद करने का केस हो जाएगा। हंसी मजाक के बीच हमने सारी ईंटें एक के ऊपर एक स्टैक कर दी। सारा वेस्ट कंप्रेस होने के बाद मैं 2 ऑयल हीटर्स ले आया। एक्स्ट्रा पावर का इस्तेमाल करके हम उन ईंटों को जल्दी से सुखाने वाले थे, वरना उनमें से बदबू और बैक्टीरिया फैलने का खतरा था। आउटब्रेक का 150th डे। ठंड शुरू हो गई थी। ठंड पड़ना कोई हैरानी की बात नहीं थी। इतने लंबे समय के बाद गवर्नमेंट ने सेफ जोन्स में कुछ फैसिलिटीज वापस चालू कर दी थी। वेदर फोरकास्ट सबसे पहली सर्विसेज में से एक था जो वापस शुरू हुआ था। हमें शेल्टर के अंदर टेम्परेचर बदलने का कोई खास एहसास नहीं हो रहा था। कोल्ड स्टोरेज का इंसुलेशन अंदर और बाहर दोनों तरफ से काम करता था। वो ठंड रोकता था तो गर्मी भी रोकता था। हमारा शेल्टर एकदम गर्म और कंफर्टेबल था। आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से हाइड्रोपोनिक प्लांट्स बहुत अच्छी तरह उग रहे थे। लेटस और चाइव्स जैसी जल्दी बड़ी होने वाली सब्जियां तो हम कई बार काट चुके थे। हम मजे से अपनी सब्जियां और मुर्गियां पाल रहे थे कि अचानक हेडफोन्स में साली की आवाज गूंजी, कुछ गड़बड़ है, जल्दी आओ। मैं दौड़कर लिविंग रूम में पहुंचा। रेडियो पर डीबी की घबराई हुई आवाज आ रही थी। वो फिर आ गए हैं, इस बार पहले से भी ज्यादा हैं। ये सब फॉरेनर्स हैं, इतने सारे हैं कि सड़क पर चलने की जगह नहीं है। अगले 1 हफ्ते तक हम सब डीबी का चैनल ही सुनते रहे। हम सुनते रहे कि वो ज़ॉम्बी होड कितना बड़ा है, वो बाहर जाके खाना क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है और उसके घर का राशन कितने दिन और चलेगा। टीवी पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो एयर स्ट्राइक्स के जरिए बड़े पुलों को उड़ा देंगे ताकि ज़ॉम्बीज साउथ की तरफ न बढ़ सकें, और जब ज़ॉम्बीज नदी के नॉर्दर्न किनारे पर इकट्ठा हो जाएंगे तो उन्हें वहीं खत्म कर दिया जाएगा। अगले 50 दिनों तक देश के एकदम नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर कुछ दिनों में हमें खबर मिलती कि कोई बड़ा पुल उड़ा दिया गया है या कोई ज़ॉम्बी होड खत्म कर दिया गया है। आउटब्रेक का 220वां दिन। टेम्परेचर 0 डिग्री के करीब पहुंच चुका था। इससे निपटने के लिए हमने सारे वाटर पाइप्स और हीटर्स चेक किए। पाइप्स को जमने और फटने से बचाने के लिए हमने पानी को लगातार बहने के लिए सेट कर दिया। हाइड्रोपोनिक प्लांट्स में से जो भी हार्वेस्ट किया जा सकता था हमने कर लिया। जो पौधे ठंड नहीं झेल सकते थे उन्हें हमने एक जगह इकट्ठा किया और वहां एक सर्कुलेशन पंप लगा दिया ताकि पानी जमे नहीं। ज़ॉम्बीज का सैलाब अब देश के सेंट्रल हिस्से तक पहुंच चुका था। वहां बहुत सारी नदियां थी जिन्होंने उस सैलाब को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था। इससे ना सिर्फ उनका ग्रुप छोटा हो गया बल्कि उनका फैलना भी रुक गया, और जम देने वाली ठंड की वजह से उनकी स्पीड एकदम ना के बराबर हो गई थी। इन सब चीजों ने मिलकर ज़ॉम्बीज को खत्म करने का एकदम परफेक्ट मौका बना दिया था। हमारे नॉर्थ में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही थी। जो इक्का दुक्का ज़ॉम्बी साउथ की तरफ नहीं जा पाए थे वो मिलिट्री के सामने कहीं टिक नहीं रहे थे। सच कहूं तो नॉर्थ में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स खत्म हो चुका था और वहां रीबिल्डिंग शुरू हो चुकी थी। साउथ वाले ज़ॉम्बीज जिन्हें गवर्नमेंट रोक नहीं पाई थी वो लगातार साउथ की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जब वो देश की बाउंड्रीज से बाहर जाने लगे तो गवर्नमेंट ने इस छोटे से मौके का फायदा उठाया और बॉर्डर्स के सारे पुल उड़ा दिए। इससे ना सिर्फ उनका आगे बढ़ना रुक गया बल्कि उनके वापस लौटने का रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो गया। बेशक हमारे बॉर्डर्स पर हर जगह नदियां नहीं हैं,
इसलिए कुछ पुलों को उड़ाने की बात छुप नहीं पाई, लेकिन किसी पड़ोसी देश ने इसका विरोध भी नहीं किया। मैं यांग वांग हूं और मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं कि मैंने इस अपोकलिप्स के लिए जो भी प्रिपरेशन की थी उसमें से एक भी चीज बेकार नहीं गई। आउटब्रेक का 435वां दिन। नॉर्थ और साउथ दोनों जगह सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी थी। ज़ॉम्बीज लगभग पूरी तरह से साफ हो चुके थे। सेंट्रल एरिया के ज़ॉम्बीज को भी एक एक करके खत्म किया जा रहा था। अब हमें रेस्क्यू किए जाने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। लेकिन आज की न्यूज़ में हमारे सिटी बी सिटी का जिक्र हुआ। बी सिटी में पिछले 100 दिनों में कोई भी सर्वाइवर नहीं मिला है और ना ही कोई रेस्क्यू सिग्नल आया है। इसलिए ज़ॉम्बीज को एक ही बार में जड़ से खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 10 दिन बाद बी सिटी में बेट गिराया जाएगा। आसपास की नदियों और एरियाज के सारे ज़ॉम्बीज को बी सिटी में इकट्ठा किया जाएगा और फिर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करके उन्हें पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। इस स्ट्राइक में जो न्यूक्लियर बम यूज होगा वो साइज में छोटा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और उसका रेडिएशन रेजिड्यू बहुत कम होगा। हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बी सिटी में न्यूक्लियर बम गिरेगा, इसका मतलब वो हमें भी उड़ाने वाले हैं। क्या अच्छे से छुपने की सजा ये है कि हम पर न्यूक्लियर बम गिराया जाए? हमारा शेल्टर बम के हमले को नहीं झेल पाएगा। अब सोचना क्या है, जल्दी से सामान पैक करो और भागने की तैयारी करो। हमारी दोनों गाड़ियां एकदम तैयार थीं। हालांकि हमने 1 साल से उन्हें यूज नहीं किया था, लेकिन उनके इंडिकेटर्स के हिसाब से वो एकदम परफेक्ट कंडीशन में थीं। मैंने और डैड ने हिसाब लगाया और तय किया कि हम ऐसे ही चुपचाप नहीं भाग सकते। पहला, जाने से पहले हमें शेल्टर को फिर से सील करना होगा ताकि अगर हम कभी वापस आएं तो शायद कुछ सामान बच जाए। दूसरा, जाने से पहले हमें भरपेट और अच्छा खाना खाना होगा ताकि रास्ते की मुसीबतों को झेलने के लिए हमारे अंदर एनर्जी रहे। तीसरा, हम सेफ जोन जा रहे थे। माना कि वहां राशनिंग सिस्टम लागू था, लेकिन जो सामान हम खुद लेकर जाएंगे वो गवर्नमेंट नहीं छीनेगी, वो हमारा ही रहेगा। चौथा, माना कि करेंसी अभी भी चल रही थी, लेकिन कैश लेकर घूमना सेफ नहीं था। हमें कुछ हार्ड करेंसी चाहिए थी। जो बीज अभी तक बोए नहीं गए थे हमने वो सारे रख लिए। सारी मुर्गियां पैक कर ली, सारे अंडे उबाल कर रख लिए। हमने दोनों गाड़ियों में एक एक बोरी अलग अलग तरह की दालें रख ली ताकि फ्यूचर में बीज के तौर पर काम आ सकें। जो एक्सप्लोजिव्स हमने पहले बनाए थे उन्हें 200 ग्राम्स के छोटे पैकेट्स में बांट लिया। हर गाड़ी में सेल्फ डिफेंस के लिए 2 किलो एक्सप्लोजिव्स रखे गए। पीने का पानी, सब्जियां, सॉफ्ट कैंस और तरह तरह की स्पाइसी सॉसेज, कुल मिलाकर 120 किलो राशन गाड़ी के बाहर वाले स्टील केज में रख दिया। हर इंसान ने 3 जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े और 10 जोड़ी अंडरगारमेंट्स और सॉक्स पैक कर लिए। सबसे आखिर में हमने बैटरी पैक्स और कुछ अप्लायंसेज रखे। ये गाड़ी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी देंगे और फ्यूचर में हमारे काम भी आएंगे। निकलने से पहले हमें फैक्ट्री में घूम रहे उस अकेले ज़ॉम्बी को ठिकाने लगाना था, वरना वो हमारी प्रेपरेशंस में अड़ंगा डालता। उसे फंसाने का तरीका बहुत सिंपल था। हमने ग्राउंड फ्लोर पर एलिवेटर में एक मुर्गी रख दी ताकि वो अंदर जाए और फिर हम पावर कट कर दें। हमारा प्लान एकदम सही काम किया। मुर्गी की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी तुरंत एलिवेटर में घुस गया। उसके अंदर जाते ही हमने 4th फ्लोर से बटन दबाकर डोर्स क्लोज कर दिए। जैसे ही एलिवेटर ऊपर आना शुरू हुआ हमने पावर कट कर दी। हमें बस मुर्गी की एक जोरदार चीख सुनाई दी। कैमरास में हमने देखा कि ज़ॉम्बी ने मुर्गी को खा लिया है और अब वो एलिवेटर के अंदर ही फंसा हुआ है। अपनी सेफ्टी पूरी तरह कंफर्म करने के लिए हमने 3 और मुर्गियों को फैक्ट्री में बाहर छोड़ दिया। 1 दिन और 1 रात तक उन्हें आराम से घूमते देख हमें यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है। फिर हमने हैजमैट सूट्स पहने, दूसरी एलिवेटर से ग्राउंड फ्लोर गए और उस फेक दीवार को तोड़ना शुरू किया। दीवार तोड़ने का काम उसी दिन खत्म हुआ जिस दिन गवर्नमेंट ज़ॉम्बीज को शहर से बाहर निकालने के लिए बेट गिराने वाली थी। हमने कैमराज में देखा कि मिलिट्री का एक फिक्स्ड विंग ड्रोन शहर के ऊपर बहुत नीचे और धीमी स्पीड में उड़ रहा था। वो बीच बीच में कुछ फ्लेयर जैसी चीजें गिरा रहा था और तेज आवाज में म्यूजिक बजा रहा था ताकि शहर के सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकल आए। वो उन्हें शहर के नॉर्थ हिस्से की तरफ ले जा रहे थे। हमने भी अपना पहला ड्रोन हवा में भेजा और बेस लौट रहे मिलिट्री ड्रोन के ठीक सामने ले जाकर उसे दिखाया। अगले दिन जब मिलिट्री ड्रोन वापस आया तो उसने ठीक उसी जगह पर एक पैकेट ड्रॉप किया। हमने अपने ड्रोन से उस पैकेट को उठा लिया, उसे कई बार सैनिटाइज करने के बाद खोला तो अंदर एक मिलिट्री वॉकी टॉकी और एक लेटर था। लेटर के पहले हिस्से में इवैक्यूएशन का टाइम, रूट और मिलने का तरीका कंफर्म किया गया था। दूसरे हिस्से में क्वारंटीन और स्टेरिलाइजेशन के रूल्स लिखे थे। तीसरे हिस्से में सेफ जोन के पर्सनल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन रूल्स और रैशनिंग सिस्टम के हिसाब से काम बांटने की डिटेल्स थीं। और आखिरी हिस्से में उन चीजों की लिस्ट थी जिनकी सेफ जोन में बहुत सख्त जरूरत थी। लेटर पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया। अपने पर्सनल सामान के अलावा हम अपना बाकी बचा हुआ राशन गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकते थे और बदले में कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मांग सकते थे। आखिरकार हमारी फैमिली में मेहनत का काम करने वाले सिर्फ 3 लोग थे। रैशनिंग सिस्टम में उन 3 बुजुर्गों को बहुत दिक्कत होने वाली थी। गवर्नमेंट के साथ वॉकी टॉकी पर नेगोशिएशन करने के बाद तय हुआ कि हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी पैक्स और गाड़ियों का सारा सामान सिर्फ हमारा रहेगा। बाकी बचे हुए शेल्टर के राशन को हम गवर्नमेंट के साथ आधा आधा बांट लेंगे और इसके बदले में हमारे तीनों बुजुर्गों को बिना काम किए सेफ जोन की सारी नॉर्मल फैसिलिटीज मिलेंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट हमें पिक करने और सामान ले जाने के लिए मिलिट्री भी भेजेगी। 2 दिन इंतजार करने के बाद जिस दिन सारे ज़ॉम्बीज को शहर से दूर ले जाया गया, हमने कैमराज में एक मिलिट्री कॉन्वॉय को हमारी तरफ आते देखा। उन गाड़ियों पर गर्व और सम्मान से लहराता हुआ मिलिट्री फ्लैग लगा था और मुझे पता चल गया कि मेरा ये डूम्सडे सर्वाइवल सक्सेसफुली खत्म हो चुका था।
तो गाइस यही था आज का स्टोरी रिकैप। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा कि रिसेंट कुछ वीडियोस में आप लोगों ने नज़र किया होगा कि आप लोगों के इंटरटेनमेंट के खातिर और वीडियोस को और भी ज़्यादा इंगेजिंग बनाने के लिए हमने वीडियोस को और भी ज़्यादा एडिटिंग करना शुरू किया है। साउंड इफ़ेक्ट्स और भी कई सारे इफ़ेक्ट्स को इस्तेमाल करके हम वीडियोस को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिससे ये सिर्फ इंगेजिंग ना लगे बल्कि बेजान भी फील ना हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो होपफुली आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे इसके लिए। और मैंने कमेंट में देखा है कि आप में से बहुत लोग सेकंड पार्ट करके तंग करते रहते हो, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट मंथ से हम बहुत सारे वीडियोस का कंटिन्यूएशन लाने वाले हैं। अब इस सिलसिले पर एक छोटा सा चीज़ बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जहाँ से स्टोरी लाते हैं, जो ओरिजिनल सोर्स है हमारा, वहाँ पर हर एक स्टोरी का सेकंड पार्ट अवेलेबल नहीं है। इसलिए जिन जिन स्टोरीज़ का सेकंड पार्ट अवेलेबल होगा उनका हम लोग सेकंड पार्ट डेफिनेटली लाएंगे। जो भी हो, इससे ज़्यादा वक्त मैं बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। हमारा चैनल का सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी 80,000 से ऊपर चला गया है। आप लोग सपोर्ट कीजिए जिससे कि ये काउंट जल्द से जल्द 1 लाख हो जाए। एनीवे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आके एक और नए मैनहॉर रिकैप के साथ।